हे स्टूडेंट्स, माय नेम इज सुरभि तिवारी। वेलकम टू स्टेप अप एकेडमी। और आज ये जो वीडियो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है क्लास 10 के स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि आज हम देखेंगे वन शॉट वीडियो ऑफ योर चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी। अब इलेक्ट्रिसिटी वर्ड को सुनते ही आपके दिमाग में सबसे पहले क्या चीज़ें आती हैं? सबसे पहले आपके दिमाग में चीज़ें आती हैं आपके जितने भी घर में अप्लाइंसेज हैं, जैसे कि फ़ैन है, रेफ्रिजरेटर है, कूलर है, या बहुत सारी चीज़ें जो कि इलेक्ट्रिसिटी पर वर्क करती हैं। अब ये सारी चीज़ें वर्क कैसे कर जाती हैं? बेसिकली हमें पता है कि जब तक किसी भी अप्लाइंसेस में हम करंट ना दे दें तो वो अपना रन करना शुरू नहीं करेगा। ठीक है, अब इस करंट में ऐसी कौन सी चीज़ होती है जिसकी वजह से ये चीज़ों को ऑन कर देता है? अब देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि करंट का मतलब क्या होता है। कोई भी चीज़ जो कि फ्लो करती है या बहती है उसे हम कहते हैं करंट। ठीक है, जैसे कि अगर पानी बह रहा है तो वाटर करंट आप उसे बोलेंगे। एयर फ्लो कर रही है तो आप क्या कहेंगे? एयर करंट बोलेंगे। इसी तरीके से इलेक्ट्रिक करंट क्या है? तो इलेक्ट्रिक करंट करंट क्यों कहलाता है? क्योंकि वहाँ भी किसी एक पर्टिकुलर चीज़ का फ्लो होता है। किस चीज़ का फ्लो होता है? तो वो फ्लो होता है चार्जेस का। ठीक है, तो सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी को शुरू करें तो हमें पहला पॉइंट पता होना चाहिए, चार्ज क्या होता है। अब देखिए, आपको पता है कि कोई भी मैटर है उसके अंदर होते हैं एटम्स। ठीक है, कोई भी एटम हो, ठीक, उस एटम के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। उस न्यूक्लियस के पास ना उसके दो मेंबर होते हैं, एक होता है कौन सा? प्रोटॉन, और एक होता है इलेक्ट्रॉन। ओके, आप ये मान लीजिए कि प्रोटॉन जो है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिवली चार्ज होता है। अब जैसे घर में दो बच्चे होते हैं कि एक अपनी मम्मी पापा से थोड़ा ज़्यादा अटैच होता है, वो अपनी मम्मी पापा को छोड़ करके नहीं जाना चाहता, और एक होता है थोड़ा सा शैतान जिसको पूरी बाहरी दुनिया में घूमना होता है। तो वो शैतान बच्चा है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जो कि उसके बाहरी ऑर्बिट में फ्रीली मूव करता रहता है। ठीक है, अब किसी भी एटम के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं बराबर। ठीक है, अगर ये बराबर ना हो तो क्या होगा? अगर बराबर है पहली चीज तो वो क्या होते हैं? तो अगर दोनों बराबर है तो उस कंडीशन में चीज जो भी आपका मैटर है वो न्यूट्रल कंडीशन में होता है। ठीक है, वो एटम क्या होगा? न्यूट्रल होगा। लेकिन अगर कोई एक चीज कम हो जाए तो क्या हो जाएगा? ये अनबैलेंस हो जाएगा। अनबैलेंस मतलब कि क्या होता है अनबैलेंस? चलिए हम बताते हैं। तो देखिए, अगर अभी अपन क्या इसको बेसिक ऊपरी तरीके से इसलिए देख रहे हैं क्योंकि अभी अपन वन शॉट वीडियो पढ़ने वाले हैं। तो वन शॉट में हमें जो जो चीज़ें हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है हम उस पर थोड़ा ज़्यादा फोकस करेंगे, बट एक थोड़ा सा पीछे की हिस्ट्री या हमें इसके पीछे का कॉन्सेप्ट जो है वो पता होना चाहिए। ठीक है, तो मैंने क्या बताया आपको कि अनबैलेंस की कंडीशन कब होती है? जब कोई एक चीज़ कम हो जाए। उनमें से कौन सी चीज़ कम होती है? तो हमेशा इलेक्ट्रॉन की जो अमाउंट है वो ही इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है। ठीक है, अगर इंक्रीज हो जाएगा तो फिर वो एक अलग चीज़ कहलाएगी, अगर डिक्रीज हो जाएगा तो अलग चीज़ कहलाएगी। अभी चीज़ क्या है? तो बेसिकली आपको पता है कि हर पॉइंट पर कंसंट्रेशन होता है चार्जेस का, क्योंकि हर चीज़ में क्या है? एटम्स हैं, एटम्स के अंदर न्यूट्रॉन्स हैं। ठीक है, और उसमें प्रोटॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, अब हर चीज़ में इलेक्ट्रॉन्स है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स की एक्सेस और डेफिशिएंसी है उसी से बनता है चार्ज। तो बेसिकली व्हाट इज चार्ज? तो अगर मैं चार्ज को बोलूं तो चार्ज इज द एक्सेस और डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये जो की पॉइंट है आप इसे याद रखिए। ठीक है, चार्ज क्या होता है? अब देखिए, एक्सेस। अब एक्सेस का मतलब जब किसी चीज़ में किसी पॉइंट पर क्या हो जाए? इलेक्ट्रॉन का जो अमाउंट है वो ज़्यादा हो जाए। अब इलेक्ट्रॉन कैसा होता है? नेगेटिवली चार्ज। ठीक है, अब अगर किसी पॉइंट पर नेगेटिव चार्ज ज्यादा है, नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो क्या होगा? वो पॉइंट कैसा कहलाएगा? नेगेटिवली चार्ज। ठीक है, अब वहीं अगर किसी पॉइंट में इलेक्ट्रॉन कम है तो उस केस में क्या होगा? वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा पॉजिटिव चार्ज। क्लियर हुआ? तो चार्ज का मतलब क्या होता है? एक्सेस और डेफिशिएंसी। मतलब अगर मैं आपको दो पॉइंट बोलूं कि एक पॉइंट है आपका पॉजिटिव पॉइंट और एक पॉइंट है आपका नेगेटिव पॉइंट, तो आप क्या समझेंगे कि क्या यहाँ पे नंबर ऑफ जो आपके प्रोटॉन्स है वो ज़्यादा है या यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है? तो बेसिकली प्रोटॉन की जो संख्या है वो तो वैसी की वैसी ही रहती है, उसमें कोई चेंजेस नहीं होते, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन ही है जो कि एक एटम से दूसरे एटम में ट्रांसफर हो सकता है, एनर्जाइज हो सकता है। एनर्जाइज जब होता है और उसके बाद ही यहाँ से वहाँ जाना शुरू कर देता है। ठीक है, तो किसी भी पॉइंट पर अगर चार्ज को आपको एक्सप्लेन करना है तो आपको क्या ध्यान में रखना है? पॉइंट पर अगर आप चार्ज को एक्सप्लेन कर रहे हैं इसका मतलब ये है कि उस पॉइंट पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है या तो वो बहुत ज्यादा है या फिर कम है। अगर कम है तो क्योंकि कम होंगे इलेक्ट्रॉन तो क्या कम हो जाएगा? नेगेटिव
साइन कम होगा, इसलिए वो पॉइंट क्या कहलाएगा, पॉजिटिव पॉइंट कहलाएगा, क्योंकि वहां पर, क्योंकि देखिए किसी भी एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे होते हैं, आपके बिल्कुल सेम होते हैं, ठीक है। P और N की जो मात्रा है वो बिल्कुल बराबर होती है, ठीक है। अब हमने क्या किया यहाँ पर, हमने यहाँ पर पहला केस आप देख रहे हो कि ये द एटम इज नेगेटिवली चार्ज। अब ये एटम नेगेटिवली चार्ज क्यों कहला रहा है, क्योंकि यहाँ पर 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है और प्रोटॉन की संख्या कितनी है, सिर्फ 6 है, ठीक है। अब इसके 6 होने की वजह से क्या होगा, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, क्योंकि एक ज्यादा है इसलिए ये क्या पॉइंट कहलाएगा, आपका नेगेटिव पॉइंट कहलाएगा। यहाँ पे दोनों की संख्या बराबर है इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, हम इसे कहेंगे कि ये न्यूट्रल है, ना तो इसमें कोई एक पॉजिटिव पॉइंट ज्यादा है, ना ही इसमें कोई एक नेगेटिव पॉइंट ज्यादा है, ठीक। वही आप देखो कि जब इलेक्ट्रॉन का जो अमाउंट है वो कम हो गया, 5 इलेक्ट्रॉन्स हो गए और यहाँ पे 6 प्रोटॉन्स हैं, इसका मतलब क्या, नेगेटिव जो आपका चार्ज है इलेक्ट्रॉन वो कम है और ज्यादा क्या है, पॉजिटिव है, इसलिए आप इसको क्या कहोगे, पॉजिटिवली चार्ज एटम, ठीक है। आया बात समझ में। तो बेसिकली अगर मैं बोलूं कि चार्ज क्या है बच्चों, तो आपको क्या याद रखना है, एक्सेस एंड डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ओके। तो चार्ज की अगर प्रॉपर डेफिनेशन देखी जाए तो चार्ज इज नथिंग बट द प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ द एप्रोप्रिएट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, कि कितने एप्रोप्रिएट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है या एब्सेंट है, हम उसे क्या कहते हैं, हम उसे कहते हैं चार्ज। It is very difficult to separate positive charge from the nucleus. The charge acquired by the body thus depends upon the number of electron present in that body. अब देखिए, आप देख पा रहे हैं अगर यहाँ पर डायग्राम, तो अब इस डायग्राम में देखिए कि जो न्यूक्लियस है उससे उसका जो प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है बिल्कुल पास में फिक्स्ड है, वो बहुत ही टाइटली बाउंडेड होते हैं, ठीक है। और ये जो इलेक्ट्रॉन है ये बाहरी ऑर्बिट में इस तरह से मूव करते रहते हैं, ठीक है। अब इनका ये जो बाहरी ऑर्बिट में मूव करते रहना है, इसका मतलब ये होता है कि ये अपने न्यूक्लियस से इतने ज़्यादा टाइटली बाउंडेड नहीं है। एक्सटर्नल एनर्जी आने पर, अब एक्सटर्नल एनर्जी इनको कैसे मिलेगी, मतलब जब ये चार्ज हो जाएंगे, चार्ज कैसे हो जाते हैं, तो या तो आप इन पर क्या कर दो, आप अगर हम इसे फ्रिक्शन करते हैं, जैसे आपने ग्लास रॉड पर अगर किसी सिल्क का मटेरियल आप रब करते हैं तो उसमें आपको चार्जेस फील होने लगते हैं, ठीक है, अट्रैक्शन आपको दिखता है, या फिर कंडक्शन की वजह से, इंडक्शन की वजह से ये क्या हो जाते हैं, चार्ज हो जाते हैं। चार्ज का मतलब क्या कि अवेलेबल है इलेक्ट्रॉन यहाँ से वहाँ जाने के लिए, लेकिन उनको बस एक थोड़ी सी एनर्जी की ज़रूरत है कि वो एक एटम से दूसरे एटम में जंप कर पाए। क्लियर है, आया इतना समझ में। अब ये जो चार्ज है इसके बारे में हम समझ गए कि चार्ज इज नथिंग बट द एक्सेस और द डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ओके। If there is a more number of electrons, then the point is called as negatively charged. If there is a less number of electrons, then that point is called as positively charged. Okay? Clear? अब क्योंकि कूलम ने इसका रूल निकाला था, इसके बारे में इन्होंने जानकारी निकाली थी, इसलिए इसका जो यूनिट है वो होता है कूलम, ओके। सो इट इज़ द SI यूनिट ऑफ चार्ज, और ये किसकी ऐसी यूनिट है, ये चार्ज की SI यूनिट है, स्टैंडर्ड यूनिट है जो कि ऑल ओवर द वर्ल्ड यूज की जाती है, कूलम, ओके। सो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज 1.6 × 10⁻19 कूलम। अब एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर का जो चार्ज है वो है 1.6 × 10⁻19 कूलम, ठीक है। ये एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, मतलब कि इतना चार्ज एक इलेक्ट्रॉन कैरी करता है, ठीक है। क्या है कि एक इलेक्ट्रॉन इतना चार्ज अपने ऊपर कैरी करेगा। अब टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, तो हमने जैसे अभी आपको बताया कि 2 तरीके के इलेक्ट्रिक चार्जेस होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज और एक होता है नेगेटिव चार्ज। क्लियर है। पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज मतलब कि जहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम हो। नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या होता है कि जहां पर आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हो। द मटेरियल विद एन एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड नेगेटिवली चार्ज। जहां पर ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसे हम नेगेटिवली चार्ज कहते हैं। तो भाई हम ये समझ गए कि चलिए ठीक है, मैटर के अंदर एटम्स हैं, एटम में क्या होते हैं, हमारा न्यूक्लियस होता है जिसमें प्रोटॉन्स होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनकी अधिकता, मतलब अगर ये ज़्यादा हैं, अगर ये कम है तो उससे हमें 2 पॉइंट मिलते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक, अब मैंने आपसे क्या कहा कि इलेक्ट्रॉन जो है उन्हें अगर एनर्जाइज्ड कर दिया जाए, एनर्जी मिल जाए, तो वो क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जंप करना शुरू कर देते हैं। अब इनका ये जो जंप करना है ये एक इलेक्ट्रॉन के बारे में बता रही हूँ, ऐसे अनगिनत इलेक्ट्रॉन्स इसमें होते हैं। ठीक है,
अब ये जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, मतलब बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, जब ये एक साथ एक जगह पर किसी एक डायरेक्शन में जाना शुरू कर दें, तो जैसे कि मान लीजिए कि आपका जो वाटर का फ्लो है, ठीक है, वो एक जगह पर जाना शुरू कर देते हैं, तो आप क्या कहते हो कि ये पानी फ्लो कर रहा है किसी एक डायरेक्शन में। जैसे आपने टंकी से बाल्टी में पाइप लगाया, तो टंकी से कहाँ आ रहा है, ये बाल्टी में आ रहा है, तो इसका डायरेक्शन आपको समझ में आ गया। क्यों? क्योंकि सारे के सारे जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो कहाँ आ रहे हैं, आपके बाल्टी के अंदर आ रहे हैं। उसी तरीके से जब चार्ज जो है वो एक जगह से दूसरी जगह एक साथ जाना शुरू कर जाते हैं, तो वो एक फ्लो की तरह दिखता है। किसकी तरह? चार्ज के फ्लो की तरह। और यही चार्ज का जो फ्लो है उसे आप क्या कहते हो? इसी चार्ज के फ्लो को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। मैं आपसे कह रही थी कि करंट भी एक तरीके का फ्लो है, तो करंट किसका फ्लो है? तो करंट इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। मतलब एक पर्टिकुलर टाइम में कितना चार्ज फ्लो हुआ है उसी को हम क्या कहते हैं? उसी को हम कहते हैं करंट, ठीक है। सो आगे हम करंट पे चलेंगे, लेकिन पॉजिटिव चार्ज के बारे में भी आप एक बार देख लें कि दोज विद द डेफिशिएंसी ऑफ द इलेक्ट्रॉन आर पॉजिटिवली चार्ज। जिसमें भी इलेक्ट्रॉन की मात्रा कम हो, इलेक्ट्रॉन का अमाउंट कम हो, उसे आप क्या कहेंगे? तो उसे आप कहेंगे पॉजिटिवली चार्ज। क्लियर है? नेक्स्ट इज न्यूट्रल। अब न्यूट्रल पॉइंट के बारे में मैंने अभी आपको डिस्कस किया, बट अगर एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाए तो आप किस तरह से आंसर करेंगे? सो व्हेन देयर इज एन आइडेंटिकल नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, द नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज वुड कैंसल आउट ईच अदर एंड द ऑब्जेक्ट वुड बिकम न्यूट्रल, या सिंपल, if the total number of electron is equals to the total number of the positive charge, okay, then the point or the matter or the object is neutral। क्लियर है? क्योंकि ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, क्योंकि हमने मैथ्स में छोटा सा रूल पढ़ा है, अगर आप +2 -2 कर दोगे, +2 -2, तो क्या होगा? 0 होगा। इसी तरीके से अगर पॉजिटिव चार्ज भी उतने ही हैं जितने नेगेटिव चार्ज हैं, तो दोनों आपस में कैंसिल आउट कर देंगे और आपका पॉइंट कैसा हो जाएगा? न्यूट्रल पॉइंट हो जाएगा। अब एक बात और जो हमें इस डायग्राम से याद रखनी है कि क्या ये पॉजिटिव एक दूसरे को क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। इसी तरीके से नेगेटिव एक दूसरे को रिपेल करते हैं। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। अब हम करंट का फ्लो पढ़ें उससे पहले ये जो अट्रैक्शन और रिपल्शन का कॉन्सेप्ट है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। क्यों? क्योंकि चार्ज कहाँ फ्लो होते हैं, ठीक है। अब देखिए, हमने किसी पॉइंट पर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स को रख दिया और एक पॉइंट पर आपके ज़्यादा क्या है? ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स नहीं, मतलब कम इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब ये जहाँ पर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं ना, ये सभी न्यूट्रल होने के लिए, ठीक है, क्या करते हैं? एक जगह से दूसरी जगह में फ्लो करते हैं, ठीक है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो है वो कहाँ से कहाँ होता है? तो भाई देखिए, इलेक्ट्रॉन जो है आपके वो हमेशा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कहाँ ज़्यादा होते हैं, देखिए अगर इस डायग्राम के माध्यम से आप समझें, इस डायग्राम के थ्रू अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूँ, तो बेसिकली अगर ये पॉइंट नेगेटिव पॉइंट है, ये पॉजिटिव पॉइंट है आपका सर्किट का, ठीक है, तो आपके इलेक्ट्रॉन्स कहाँ ज़्यादा है? यहाँ ज़्यादा है। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ ज़्यादा है, तो ये किस तरह फ्लो करेंगे? तो ऑब्वियस सी बात है कि अभी मैंने आपको बताया कि अट्रैक्शन किसके बीच में होता है? अपोजिट चार्जेस के बीच में। और सेम चार्जेस के बीच में क्या होता है? रिपल्शन होता है। अब यहाँ पे नेगेटिव चार्ज जो है वो किसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे? पॉजिटिव की तरफ। अब नेगेटिव ही क्यों इधर आ रहे हैं? क्योंकि मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो जल्दी एनर्जाइज्ड होते हैं, अपने न्यूक्लियस से इतने ज़्यादा बाउंडेड नहीं होते हैं, इसी वजह से वो अपने पॉइंट को छोड़ करके फ्लो करना शुरू कर जाते हैं। अब यहाँ पर ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और उनका अट्रैक्शन किस तरफ हो रहा है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक तरीके से इनमें लग रहा है, वो क्या कहाँ पर है? वो पॉजिटिव चार्ज की तरफ है। तो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से कहाँ फ्लो होंगे आपके? इलेक्ट्रॉन्स जो है ये हमारे नेगेटिव चार्ज की तरफ, सॉरी पॉजिटिव चार्ज की तरफ फ्लो करना शुरू कर जाएंगे, ठीक है, इस डायरेक्शन में, ठीक है। अब इनका फ्लो कहाँ से कहाँ है? नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। अब इनसे जो पर्टिकुलर एक फ्लो प्रोड्यूस होता है, जो डायरेक्शन ऑफ करंट प्रोड्यूस होता है, जो करंट का डायरेक्शन आपको मिलेगा, जो चार्ज प्रोड्यूस होगा इनके आपसी टकराव से, तो उसे आप क्या कहते हैं? उसे ही हम कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। अब ये जो जब ये इस तरह से फ्लो करते हैं, आपस में टकराव इनका होता है, तो इनसे प्रोड्यूस होने वाला जो एक इलेक्ट्रिक चार्ज है वो किस तरफ फ्लो होता है? अपोजिट टू देयर डायरेक्शन। मतलब अगर ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ आ रहे हैं, तो इनसे फ्लो होने वाला करंट, इनसे बनने वाला करंट की डायरेक्शन क्या होगी? पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, ठीक है, ओके।
तो ये होता है आपका छोटा सा कॉन्सेप्ट किसका, चार्जेस का। चार्जेस के बारे में हमने समझा, क्लियर है। अब आ जाते हैं हम इलेक्ट्रिक करंट की तरफ। तो इलेक्ट्रिक करंट, जैसा भी मैंने आपको बताया, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज अक्रॉस अ क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर कंस्टिट्यूट्स एन इलेक्ट्रिक करंट। क्या बताया हमने, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज अक्रॉस अ क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर constitutes an electric current, या सिंपल भाषा में हम समझे, the rate of flow of electric charge with respect to time is known as electric current। ठीक है, कि चार्जेस का किसी सर्किट में फ्लो होना कहलाता है करंट। क्लियर है। अब इसको और अच्छी भाषा में समझें तो ये देखिए कि इलेक्ट्रिक करंट किस में फ्लो होगा, कंडक्टर में फ्लो होगा। तो अगर हम इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, हम ये देखेंगे कि कंडक्टर के जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ये वाला एरिया, ठीक है, इसका ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है उसमें इलेक्ट्रिक चार्ज जब फ्लो करते हैं, ठीक है, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज अक्रॉस अ क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर, ठीक है, उसे ही हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। क्लियर है। अब it is defined as the rate of flow of electric charge through any section of conductor. Electric current is a scalar quantity and it is determined by I equals to Q by T। आया समझ में कुछ? देखिए सिंपल सा आपको पता है कि इलेक्ट्रिक चार्जेस के फ्लो होने के कारण करंट प्रोड्यूस होता है। अब लेकिन हम क्या करते हैं, साइंस में हर एक चीज़ को टाइम के अनुसार ही डिटरमाइन करते हैं, टाइम के रिस्पेक्ट में ही डिटरमाइन करते हैं। तो यहाँ पे करंट की अगर हम बात करें तो करंट क्या है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। अब किसके रिस्पेक्ट में आप इसको चेक करो, कितनी देर तक आप रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज देखोगे, तो टाइम के रिस्पेक्ट में देखोगे। इसलिए हमने क्या कर दिया, I इक्वल्स टू Q बाई T कर दिया। अब बात आती है कि भाई जब आप किसी भी क्वांटिटी को पढ़ते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज़ को, तो आपको ये ध्यान में रखना होता है, ये बताना होता है, ये चेक करना होता है कि वेदर इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी और अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, तो करंट कैसी क्वांटिटी है, करंट जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड होता है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, स्केलर क्वांटिटी। ठीक, सो बट डायरेक्शन क्या होती है इसकी, डिपेंड करती है। ओके, सो इलेक्ट्रिक करंट को बेसिकली हम एक स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। वैसे इलेक्ट्रिक करंट जो है, ठीक है, ये टेंजर क्वांटिटी होती है। अब टेंजर क्वांटिटी क्या होती है, ये अभी हम इतना कन्फ्यूजन आपको नहीं क्रिएट कर रहे हैं, ये हम थोड़ा आगे जा करके पढ़ेंगे। बट फिलहाल आपको क्या याद रखना है कि अभी हम इसे एक स्केलर क्वांटिटी कंसिडर कर सकते हैं। क्लियर है। अब वेयर क्यू क्या है, ठीक है, क्यू क्या है यहाँ पर, द नेट चार्ज फ्लोज अक्रॉस एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर, टोटल नंबर ऑफ चार्जेस अक्रॉस एनी क्रॉस सेक्शन, मतलब उस पर्टिकुलर जहां पर आप उस करंट की वैल्यू निकाल रहे हो वहां पर फ्लो होने वाले चार्जेस का अमाउंट, द नेट चार्ज फ्लो अक्रॉस द क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर। और टी क्या है, टाइम टी। ठीक है, इतने टाइम में 2 सेकेंड भी हो सकता है, 3 सेकेंड भी हो सकता है कि 3 सेकेंड में कितने चार्ज फ्लो हुए, उसका नेट अमाउंट आपको यहाँ पर लिखना है, उससे हमें करंट फ्लो पता चल जाएगा। मतलब इन सिंपल आप ये देखिए कि अगर आपको टोटल नंबर ऑफ चार्जेस दिए हुए हैं, टाइम दिया हुआ है और आपसे करंट पूछा हुआ है, तो आप इजीली इससे फाइंड आउट कर सकते हैं। I इक्वल्स टू Q बाय T। ओके, अब इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट क्या होती है, तो इसकी यूनिट होती है एम्पियर। ये SI यूनिट है। 1 एम्पियर इक्वल्स टू क्या हो सकता है, 1 कूलम अपॉन 1 सेकेंड। ठीक है, अब वी नो दैट I इक्वल्स टू क्या है, I इक्वल्स टू होता है Q बाई T, एंड Q की जो SI यूनिट होती है, चार्ज की जो SI यूनिट होती है वो होती है कूलम। T की SI यूनिट होती है क्या, T की SI यूनिट होती है सेकंड। तो अगर 1 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है तो वो किस करंट से फ्लो कर रहा होगा, क्योंकि वहां पर 1 कूलम चार्ज होगा इन 1 सेकेंड। ठीक है, सो 1 एम्पियर इज 1 कूलम पर सेकेंड। क्लियर है, 1 कूलम पर सेकेंड चार्ज जब फ्लो करेगा तो उससे 1 एम्पियर करंट जो है वो प्रोड्यूस होगा। अब 1 मिली एम्पियर अगर आपको दे दिया जाता है तो देखिए क्वेश्चन में आपसे कभी कभी ये भी पूछा जा सकता है कि एक 1 मिली एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है तो उससे कितना रेजिस्टेंस की वैल्यू दी हुई है, तो आप ओम्स लॉ की मदद से वोल्टेज फाइंड आउट करके बताइए। अब हमें पता है कि वोल्टेज हमारा नॉर्मल वोल्ट्स में है, रेजिस्टेंस आपको ओम्स में दिया हुआ है, तो हम क्या करते हैं कि स्टैंडर्ड मान के चलते हैं कि जो एम्पियर है वो हम अभी सॉल्व करने के लिए, क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए यूज़ करेंगे। तो आपको क्या करना पड़ेगा, मिली एम्पियर को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, एम्पियर में कन्वर्ट करना होगा। अब मिली को एम्पियर में कैसे कन्वर्ट करोगे, तो आप मिली की जगह क्या लिख देंगे, 10 टू द पावर -3। मान लीजिए आपको दिया हुआ है 1 मिली एम्पियर करंट,
तो आप इसको एम्पियर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, 1 इंटू 10⁻³ मान लीजिए आपको दिया होता है कि 6 मिली एम्पियर करंट है, आप उसे एम्पियर में कन्वर्ट करिए तो कैसे करेंगे, 6 इंटू 10⁻³ कर देंगे। वहीं अगर आपको माइक्रो एम्पियर दिया हुआ है तो माइक्रो एम्पियर को किस तरह से कन्वर्ट करेंगे, तो माइक्रो एम्पियर को कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या लिखना है, माइक्रो की जगह आप क्या लिख देते हैं, 10⁻⁻6 एम्पियर। चलिए, ये तो बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट था जो कि आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता होगा, लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, चीज़ें मिस हो जाती है, तो इसको याद रखिएगा। अब करंट को मेजर करने के लिए आप किस डिवाइस का यूज़ करते हो, एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो देखिए, एम मीटर, एम का मतलब एम्पियर मीटर, तो जो एम्पियर को मेजर करे, मीटर का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ को मेजर करने वाली डिवाइस। तो यहाँ पे एम मीटर, एम का मतलब एम का मतलब है एम्पियर, तो एम्पियर मीटर मतलब जो करंट को मेजर करे वो मीटर, जिसको हम क्या कहते हैं, अमीटर या फिर एमीटर भी इसे बोला जा सकता है। ठीक है, तो एमीटर इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू मेजर द करंट। क्लियर है। चलिए, तो यहां से हमने करंट के बारे में बेसिक कॉन्सेप्ट्स को जाना कि करंट क्या होता है। तो द रेट ऑफ फ्लो ऑफ करंट, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज करंट, इट्स यूनिट इज एम्पियर विच इज SI यूनिट, एंड 1 एम्पियर इक्वल्स टू 1 कूलम डिवाइडेड बाय 1 सेकेंड। नाउ एक न्यूमेरिकल यहाँ पर दिया हुआ है, काफ़ी आसान सा न्यूमेरिकल है। किस तरह से आपको ये क्वेश्चन, ये जो फॉर्मूला है I इक्वल्स टू Q/T, वो यूज़ करना है, इसके लिए यहाँ पर एक छोटा सा न्यूमेरिकल हम देख लेते हैं। A current of 0.5 एम्पियर is drawn by a filament of an electric bulb for 10 minutes। अब देखिए क्या है कि एक इलेक्ट्रिक बल्ब है, ठीक है, उसको ऑन करने के लिए उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिक बल्ब के अंदर फिलामेंट लगा होता है। आपने देखा होगा कि अगर ये बल्ब है इस तरह से, तो इसके अंदर ये फिलामेंट होता है। ठीक है, अब इस फिलामेंट को क्या करना पड़ेगा, करंट प्रोड्यूस करना पड़ेगा, करंट इसमें आना पड़ेगा, तब जाकर के ये ग्लो करेगा और आपको बल्ब जो है आपका ग्लो करता हुआ दिखाई देगा। सो अगर अ करंट ऑफ 0.5 एम्पियर इज ड्रॉन बाय अ फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब, अगर ये जो फिलामेंट है इलेक्ट्रिक बल्ब का वो 0.5 एम्पियर करंट प्रोड्यूस करता है 10 मिनट के लिए, तो फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज दैट फ्लोज थ्रू द सर्किट। अब इस सर्किट में, ठीक है, सर्किट मतलब क्या, एक कंप्लीट सर्किट होगा। ये सर्किट क्या होता है आगे हम और आपको क्लियर कर देते हैं। ठीक है, तो अब ये इलेक्ट्रिक बल्ब जो जल रहा है उसको जलाने में, उसमें 0.5 एम्पियर का करंट प्रोड्यूस करने में कितने टोटल नंबर ऑफ चार्ज लगे हैं, ये हमें यहाँ से आइडेंटिफाई करके बताना है। चलिए, तो अब I इक्वल्स टू कितना दिया हुआ है आपको, 0.5 एम्पियर दिया हुआ है। T कितना दिया हुआ है आपको दिया हुआ है 10 मिनट्स। ठीक है, अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है चार्ज। तो हम किसकी मदद लेंगे, अब हमें पता है कि I इक्वल्स टू होता है Q/T। ठीक है, करंट होता है रेट ऑफ फ्लो, टोटल नंबर ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। यहाँ पर चार्ज Q क्या है, टोटल नंबर ऑफ चार्जेस, जो कि इस करंट को फ्लो करने के लिए, इस करंट को बनाने के लिए यूज हुए होंगे। तो अगर मुझे करंट की वैल्यू पता है, टाइम की वैल्यू पता है, तो क्या मैं Q नहीं निकाल सकती, बिल्कुल निकाल सकती हूँ। मैथ्स का बिल्कुल हम बेसिक रूल फॉलो करेंगे। T को जब उस साइड भेजेंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब I की वैल्यू कितनी दी हुई है, 0.5, क्लियर है, और T की वैल्यू कितनी दी हुई है आपको, 10 दी हुई है। ठीक है, ये हो जाएगा Q, है ना। अब इसको और हम सॉल्व कर लें तो कितना हो जाएगा, 5 × 10, ठीक है, डिवाइडेड बाय 10। क्लियर। हमें एक चीज़ ध्यान में रखनी है जो कि मैंने आपको बताई कि आपने किस सेंस में सारे फॉर्मूले याद रखे हैं। तो हमने जब यहाँ पे चार्ज और टाइम को निकाला था तो चार्ज की वैल्यू आपने क्या, चार्ज की यूनिट क्या ली थी आपने, कूलम, और टाइम की यूनिट ली थी हमने सेकंड्स। बट यहाँ पे आपको मिनट दिया हुआ है, तो क्या इससे मेरा आंसर सही आएगा, जी नहीं, आपका आंसर गलत आ सकता है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस 10 मिनट को आपको 10 सेकेंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, ये जो मिनट आपको दिख रहा है उसे आपको 10 मिनट को सेकेंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो अब एक मिनट में कितने सेकेंड्स होते हैं, 60 सेकेंड्स होते हैं। तो 10 इंटू मैं अगर यहाँ पर 60 कर दूँ तो ये हो जाएगा हमारा 600 सेकेंड्स। ठीक है, 600 सेकेंड हो जाएगा, क्योंकि आपको टाइम की वैल्यू को क्या करना पड़ेगा भाई, मिनट से सेकेंड में इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा फॉर्मूला क्या कहता है, 1 एम्पियर इक्वल्स टू 1 कूलम अपॉन 1 सेकेंड। तो यहाँ पे कूलम और सेकेंड ही हमें यूनिट लेनी है। तो सेकेंड बनाने के लिए हमें यहाँ पे 600 लिखना पड़ेगा, मतलब कि यहाँ पे मैं 60 और मल्टीप्लाई कर दूँ। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका Q, ये आएंगे आपके 300
कूलम। तो कितने चार्जेस है? तो 300 कूलम। और सी आपने क्यों लिखा? क्योंकि सी जो है वो आपके चार्ज की यूनिट होती है। आई बात समझ में? इस तरह से बस देखिए, एक छोटा सा बेसिक कॉन्सेप्ट जो था उसकी वजह से आपका आंसर गलत हो जाता। मतलब कॉन्सेप्ट किसकी बात कर रही हूं मैं? यहाँ पे 10 मिनट दिया हुआ है, इस मिनट को याद रखिएगा कि आपको किस में कन्वर्ट करना होगा, सेकेंड्स में कन्वर्ट करना होगा, तभी आपका प्रॉपर आंसर आएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करके एक बेसिक चीज आपके समझ में आ गई। चलिए इसको करते हैं यहीं पर खत्म, आगे बढ़ेंगे। अब आ जाते हैं हम इलेक्ट्रिक सर्किट पर। अब इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है? अब हमने आपको बता दिया कि भाई करंट फ्लो करता है, फ्लो करता है। अब कैसे फ्लो करता है? अब देखिए कि अगर पानी को भी फ्लो करना है, ठीक है, तो आप कैसे फ्लो करवाओगे? अगर मैं इसी तरह से मग से पानी ऐसा फैला दूं तो क्या वो फ्लो करेगा? नहीं, उसको एक पाथ चाहिए फ्लो करने के लिए। जैसे आपको अगर मोटर से पानी आपकी जो टंकी में है, आप उस मोटर का यूज़ करोगे, ठीक है, आपकी यहाँ पर टंकी भरी हुई है, ठीक है, मोटर ने क्या किया, उस पानी को खींचा, पाइप के थ्रू वो आएगा और एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाएगा। तो मतलब एक प्रॉपर पाथ यहाँ पर बना हुआ है, ठीक है। वहीं अगर पाथ नहीं होता तो पानी तो ऐसे ही बिखर जाता, बीच में से पाइप अगर टूटा हो तो जहां डेस्टिनेशन है वहां तक नहीं आ पाएगा। ठीक, उसी तरीके से ये जो चार्ज हैं वो कब फ्लो कर पाते हैं? जब उन्हें डेस्टिनेशन पता हो, उन्हें जाना कहाँ है ये पता हो। अब कैसे पता होगा? तो भाई इलेक्ट्रिक सर्किट में कभी भी करंट या चार्ज तभी फ्लो करते हैं जब वो पूरी तरीके से क्लोज्ड लूप हो। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक सर्किट इज द क्लोज्ड पाथ along which the electric current flows is called an electric circuit। मतलब कि एक पूरा क्लोज्ड पाथ होना चाहिए। अब ये क्लोज्ड पाथ क्या होता है तो समझिए इस बात को। अब देखिए, अगर मुझे सर्किट चाहिए, सर्किट मतलब मान लीजिए कि एक नॉर्मल फैन का एक सर्किट देखते हैं, ठीक है, ये आपका लगा हुआ है फैन, ठीक है, अब इसको फैन आप कंसिडर कर लीजिएगा, है ना, डिजाइनर फैन है काफी। तो अब ये फैन को मुझे चलाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको स्विच से कनेक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मेरा एक स्विच लगा हुआ है जो कि एक बैटरी से कनेक्टेड है, ठीक है। अब जब ये स्विच ओपन है, ओपन मतलब कि खुला हुआ इस तरह से है, स्विच ऑफ है, तो स्विच ऑफ की कंडीशन में क्या आपका फैन घूमता है? नहीं घूमता, क्योंकि ये आपका सर्किट है ना, कुछ इस तरह से दिखता है। मतलब कि जो भी आपका करंट फ्लो करेगा, ठीक है, वो कैसा, वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा ही नहीं पाएगा, क्योंकि बीच में तो रास्ता खुला हुआ है। वहीं अगर मैं इसको इस तरह से बना दूं, कैसा बना दूं, इस तरह से क्लोज बना दूं, तो इसका मतलब क्या है कि ये आपका स्विच क्लोज है और आपका स्विच आपने क्या किया है, ऑन कर दिया है। तो जैसे स्विच ऑन करते हो तो सर्किट हो जाता है कंप्लीट। सर्किट कंप्लीट होने का मतलब होता है कि पाथ हो जाता है उसका कंप्लीट, एक क्लोज्ड लूप इस तरह से बन जाता है। इस क्लोज्ड लूप के बन जाने की वजह से ही जो करंट है वो एक पॉइंट से निकल कर दूसरे पॉइंट तक पहुंचता है, मतलब पॉजिटिव से निकल करके नेगेटिव में पहुंचता है। और यही करंट फिर इस फैन को, यही जो चार्ज है, ये जो करंट, इलेक्ट्रिक करंट है, ये इस फैन को रन करवाने में मदद करता है। कब मदद करेगा? जब इसका पूरा फ्लो इस क्लोज्ड सर्किट में बनेगा। जब तक कि क्लोज्ड सर्किट नहीं होगा, करंट फ्लो नहीं करेगा। तो सर्किट जो है वो दो तरीके के आप देख सकते हैं, एक होता है क्लोज्ड सर्किट, एक होता है ओपन सर्किट। क्लोज सर्किट का मतलब क्या होता है कि जब आपका जो सर्किट है वो कुछ इस तरह से पैक्ड हो, स्विच ऑन की कंडीशन हो। स्विच ऑन जब होता है तो आपका जो सर्किट है वो पूरी तरीके से कंप्लीट होता है, मतलब कि हमें सर्किट में एक पूरा पाथ मिलता है। पूरा पाथ एक रहेगा कि इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में पूरा करंट आपका फ्लो कर सकता है। वहीं अगर सर्किट ओपन है तो ओपन का मतलब क्या होगा कि करंट का पाथ कंप्लीट नहीं है। पाथ मतलब कि करंट को जिस पाथ से जाना है वो कहीं ना कहीं से ब्रेक है, टूटा हुआ है, जिस वजह से करंट फ्लो नहीं कर पा रहा है, और उसी कारण से जो अप्लायंसेज है या जो भी डिवाइस आपने कनेक्ट किया है वो रन नहीं कर पाएगा। तो ये होता है आपका इलेक्ट्रिक सर्किट। तो इलेक्ट्रिक सर्किट इज नथिंग बट अ क्लोज्ड पाथ थ्रू विच अ करंट फ्लोज, जिसकी मदद से करंट फ्लो करता है। तो एक तरीके का क्या है, एक बंद परिपथ है, एक बंद क्लोज्ड पाथ है। क्लियर है? सो कन्वेंशनल करंट। अब कन्वेंशनल करंट का मतलब क्या होता है? मतलब कि कन्वेंशनल करंट मतलब जिसको आप मानते हो, तो कन्वेंशनली जो अनुमानित मानी हुई जो डायरेक्शन है करंट की, उसको मान करके जब आप करंट को डिफाइन करते हो तो उसे आप कहते हो कन्वेंशनल करंट। जैसे कन्वेंशनली जो डायरेक्शन मानी जाती है करंट की वो क्या होती है? द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्जेस इज टेकन एज द डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक है, या द डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट इज अपोजिट टू दैट ऑफ द नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन। देखिए बहुत कंफ्यूज नहीं होना है,
करंट की जो डायरेक्शन है वो होती है अपोजिट टू इलेक्ट्रॉन्स, और उसे ही हम उसकी कन्वेंशनल डायरेक्शन कहते हैं। और ऐसे करंट को जो कि कन्वेंशनल डायरेक्शन को फॉलो करता है उसे हम कहते हैं कन्वेंशनल करंट। क्लियर है? सो द डायरेक्शन ऑफ द करंट इज अपोजिट टू द इलेक्ट्रॉन एंड दिस इज द कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट। सिंपल। तो कन्वेंशनल डायरेक्शन क्या हुई? अगर इलेक्ट्रॉन का फ्लो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ हो रहा है, क्योंकि नेगेटिव में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स है, उस पॉइंट पर ज़्यादा एक्सेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, तो वो इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव की तरफ जाएंगे, ज़्यादा हैवीली पॉजिटिव बॉडी जहाँ पर है वहाँ जाएंगे अपनी स्पेस, क्योंकि वहाँ पर है तो उस स्पेस को फिल करने के लिए जाएंगे, तो उनके फ्लो से, एक टकराव से उनके एक चार्ज प्रोड्यूस होता है, और उस चार्ज की डायरेक्शन कैसी होती है? पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होती है, विच इज़ द कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट। क्लियर है? सो यहाँ से याद रखिएगा, इस डायरेक्ट डायग्राम से आप इस तरह से देखिए, डायग्राम जरूर बना करके आएगा एग्जाम में। एक बल्ब बना दिया छोटा सा, एक बैटरी कनेक्ट कर दिया, फ्लो ऑफ करंट एक डायरेक्शन में बता दिया, तो उसके अपोजिट क्या होगा? उसके अपोजिट होगा आपका डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट। सो अब एक बुक में आपके क्वेश्चन दिया हुआ है कि व्हाट डज एन इलेक्ट्रिक सर्किट मीन्स। अब एक इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है? तो इलेक्ट्रिक सर्किट को आप देखिए, बहुत ऐसे क्वेश्चंस को रटने की जरूरत नहीं है, बहुत समझ से पहले सोचिए कि अगर मुझसे पूछा हुआ है इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में, तो मुझे सबसे पहला पॉइंट क्या बताना है कि तो कोई भी इलेक्ट्रिक सर्किट जो है वो सबसे पहले तो कैसा होना चाहिए? क्लोज्ड लूप होना चाहिए। तो इलेक्ट्रिक सर्किट इज अ क्लोज्ड लूप। ठीक है, पहला पॉइंट क्या रखेंगे आप याद? क्लोज्ड लूप। ठीक है, अब किसी एक इलेक्ट्रिक सर्किट को बनाने में, अब क्लोज्ड लूप का मतलब क्या कि बस एक वायर को जोड़ दिया और ये क्या इलेक्ट्रिक सर्किट बन गया? जी नहीं। इलेक्ट्रिक सर्किट में बहुत सारी चीजें होती हैं। इट कंसिस्ट ऑफ, अब इसमें क्या क्या होता है? ठीक है, सबसे पहले आप पॉइंट लिख दीजिए, इट इज अ क्लोज्ड लूप और इट इज अ क्लोज्ड पाथ। आप दोनों लिख सकते हैं, क्लोज्ड लूप भी लिख सकते हैं या फिर क्लोज्ड पाथ भी लिख सकते हैं। ठीक है, एंड इट कंसिस्ट ऑफ, अब कोई भी इलेक्ट्रिक सर्किट क्लोज लूप है, लेकिन क्या सिर्फ वायर से होगा? नहीं, इसमें क्या क्या होता है? इसमें होते हैं वायर होता है, इसमें होगी आपकी बैटरी होगी। ठीक है, बैटरी के अलावा इसमें स्विच भी होता है। ठीक है, और दूसरी चीज आपका डिवाइस। ठीक, जो भी डिवाइस जिसको आपको चालू करवाना, जैसे वो फैन भी हो सकता है या कंप्यूटर सिस्टम भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, या फिर बल्ब भी हो सकता है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए बल्ब। तो इन सारी चीज़ों से मिलकर ही आपका इलेक्ट्रिक सर्किट बनेगा। वायर मतलब कि क्या होंगे? वायर को और स्पेसिफिक लिख दीजिए। देखिए, इस तरह से आंसर करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। कंडक्टर्स। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए क्या हो सकते हैं? तो जनरली तो हम भाई कॉपर का यूज़ करते हैं, तो कॉपर लिख दीजिए, एल्यूमिनियम लिख दीजिए, गोल्ड लिख दीजिए, सिल्वर लिख दीजिए, बट ज़्यादातर हम किसका यूज़ करते हैं? कॉपर का। बैटरी क्या होती है? तो अपन डीसी बैटरी का यूज़ करते हैं। एसी सर्किट अभी हमें पढ़ना नहीं है, हम डीसी ही यूज़ करते हैं। डीसी मतलब क्या होता है? डीसी बैटरी का जो सिंबल है वो इस तरह से होता है, क्योंकि वो एक फिक्स चार्ज होता है। अगर 12 वोल्ट की बैटरी है तो 12 वोल्ट ही आपको वोल्टेज देगी। ठीक है, अगर 5 वोल्ट है तो 5 वोल्ट ही देती है। स्विच का काम क्या होता है भाई? सर्किट को कंप्लीट करना या इनकम्प्लीट करना, ओपन एंड क्लोज करना। ओपन और क्लोज जो होगा आपका सर्किट, वो किसकी मदद से होता है? तो वो स्विच के कारण होता है। फिर आपका डिवाइस बल्ब, मतलब जिसको लोड, बेसिकली इसको आप लोड कह सकते हो, मतलब कि जो कि आपके इस सर्किट में प्रोड्यूस होने वाले करंट का यूज करेगा। क्लियर है? तो इलेक्ट्रिक सर्किट इज नथिंग बट अ क्लोज पाथ विच कंसिस्ट ऑफ अ स्विच, बैटरी, वायर एंड लोड, विच फॉर एग्जाम्पल एनी डिवाइस और बल्ब। क्लियर है? चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डिफाइन द यूनिट ऑफ करंट। सो यूनिट ऑफ करंट क्या होती है? सो द ऐसा यूनिट ऑफ करंट इज एम्पियर, वेयर 1 एम्पियर इक्वल्स टू 1 कूलम अपॉन 1 सेकेंड। ओके, बिकॉज द करंट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। क्योंकि करंट जो होता है वो होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। क्या याद रखोगे? क्योंकि जो करंट है वो क्या है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज है। ठीक है, कैसे आंसर करना है देख लीजिए। क्योंकि जो करंट है वो क्या होता है? क्योंकि जो हमारा करंट है वो होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, मतलब कि टाइम के रिस्पेक्ट में कितना चार्ज फ्लो कर रहा है उसे ही हम क्या कहते हैं? उसे ही हम करंट कहते हैं। क्लियर है? तो अब रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज मतलब क्या? अगर मैं यहाँ पे लिख दूं Q डिवाइडेड बाय T। ठीक है, सो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम है। अब वी नो दैट कि चार्ज की यूनिट होती है कूलम, टी की यूनिट होती है सेकेंड, और कूलम अपॉन सेकेंड होता है एम्पियर। ठीक है, सो इफ
we say 1 ampere current flow in a circuit, that means 1 coulomb charge with 1 in a 1 second, मतलब कि 1 कूलम चार्ज जो है 1 सेकेंड में जब फ्लो करेगा तो उससे क्या प्रोड्यूस होगा, उसी से प्रोड्यूस होता है 1 एम्पियर। ठीक, क्लियर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंस्टिट्यूटिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज, मतलब कि 1 कूलम ऑफ चार्ज को बनाने के लिए कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत पड़ी होगी, ये ऐसा हमें बताना है। या फिर आप इसे इस तरह से समझ सकते हो कि भाई अगर कि 1 कूलम ऑफ चार्ज है तो उसमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हम देख सकते हैं। देखिए, तो कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताना है। अब देखिए, आपको इस क्वेश्चन में क्या पता है, सिर्फ हमें ये पता है कि अगर मैं इलेक्ट्रॉन की बात करूँ तो एक इलेक्ट्रॉन में जो चार्जेस की संख्या है, चार्जेस की संख्या वो क्या होती है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। ठीक है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन पर इतना चार्ज होता है। ठीक, तो अगर मुझे 1 कूलम ऑफ चार्ज में इलेक्ट्रॉन की संख्या देखनी है, नंबर्स देखना है, तो मैं क्या कर सकती हूँ, 1 इलेक्ट्रॉन है, अगर मैं इस वैल्यू को यहाँ पर लेके आ जाऊँ, क्या ले आऊँ मैं यहाँ 1/1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कर दूं तो ये क्या हो जाएगा 1 कूलम हो जाएगा। अब मुझे इससे क्या पता चल जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पता चल जाएंगे, किसमें, 1 कूलम में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये पता चल जाएगा। बस सिंपल हम इसे सॉल्व कर लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा 1.6 का अगर मैं पॉइंट हटाऊं तो क्या हो जाएगा, अगर 1.6 को आप हटाओगे पॉइंट को तो क्या वैल्यू मिलेगी आपको 16/10। ठीक है, अब ये 10 नीचे है तो इसको ऊपर जाएगा। ठीक, यहाँ पे क्या होगा 1.10 हो जाएगा। अब मैं क्या करूँगी, इस 10 को ऊपर लेकर के जाऊँगी। ठीक है, तो हो जाएगा 10/16, 10 टू द पावर -19 को आप क्या कर दीजिए ऊपर लेके जाएंगे तो हो जाएगा 10 टू द पावर 19, मतलब आप इसे न्यूमरेटर में लेके जाएंगे तो जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाता है, ये हो जाएगा 1 कूलम। इसको फर्दर हम और सॉल्व कर लेते हैं, ये हो जाएगा 5/8 इंटू 10 टू द पावर 19, और सॉल्व कर लें हम इसको। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, अगर हम इसे सॉल्व करें 8 को 5 से तो 0.625 होगा ये लगभग, इंटू 10 टू द पावर 19। ठीक है, इसको हम और फर्दर सॉल्व कर लेते हैं, क्या कर सकते हैं, इसको हम ले लेते हैं 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18। ठीक है, तो इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होने पर 1 कूलम ऑफ चार्ज जो है वो प्रोड्यूस होता है। ठीक है, ये 1 कूलम कैसे बनता है 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स के साथ। तो कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18। ठीक है, चलिए, तो यहाँ से भाई ये चीज़ तो हम समझ गए। अब आगे चलेंगे और देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। अब देखिए, हमने आपको बताया कि क्या होता है कि एक पॉजिटिव चार्ज होता है, एक नेगेटिव चार्ज होता है। अब इनके आसपास क्या है, एक तरीके से फील्ड होती है, जिस फील्ड में ये क्या करते हैं, चीज़ों को अट्रैक्ट करते हैं। जैसे आपने मैग्नेट देखा होगा, मैग्नेट के आसपास भी एक फील्ड होती है कि उसके आसपास अगर आप कोई भी आयरन का पीस लेकर के जाते हैं या मैग्नेट के अपोजिट पोल को लेकर के जाते हैं तो वो अट्रैक्ट होकर के उससे चिपक जाती है। क्यों, क्योंकि वहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। उसी तरीके से ये जो आपके चार्जेस है ना, उनके चारों तरफ का जो हिस्सा है, जो चारों तरफ की जो फील्ड होती है, उसमें भी क्या होता है, एक तरीके का फोर्स होता है। ठीक है, सो उसे ही हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, सो रीजन अराउंड अ चार्ज बॉडी विद इन विच इट इन्फ्लुएंस कैन बी एक्सपीरियंस्ड, किसी भी चार्ज बॉडी के आसपास का वो फील्ड जहाँ पर ये हमें क्या ये किसी भी चीज़ को इन्फ्लुएंस कर दे, वो एक्सपीरियंस किया जा सके। मतलब कि यहाँ पे अगर कोई चीज़ में चेंज हो रहा है तो वो किस वजह से वो चेंज हो रहा होगा, चेंज का मतलब कि उसमें कोई सी तरीके का फोर्स अगर फील हो रहा है तो वहाँ पे क्या है, वहाँ पर है इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में समझने के लिए आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में समझना ज़रूरी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज द एरिया अक्रॉस द चार्ज बॉडी विच इट इन्फ्लुएंस कैन बी एक्सपीरियंस, ऑन विच इट इन्फ्लुएंस कैन बी एक्सपीरियंस, मतलब वो फील्ड चार्ज बॉडी के आसपास की वो जगह जहाँ पे उससे होने वाले इन्फ्लुएंसेस को एक्सपीरियंस किया जा सके, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर है। सो नाउ द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होता है। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की पहले डेफिनेशन को ध्यान से सुनिएगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट in an electric field is defined as the
amount of work done to bring a unit positive charge from infinity to that point. ठीक है, क्या बोला जा रहा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड. ठीक है, किसी इलेक्ट्रिक फील्ड पर, किसी भी पॉइंट पर, इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके किसी भी पॉइंट पर, ठीक है, एट एनी पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज द amount of work done to bring a unit positive charge from infinity to that point. ठीक है, इस पॉइंट पर किसी और चार्ज पार्टिकल को लेकर आने में जितना वर्क डन किया गया है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल. ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इन अ इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट इज नोन एज पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल. ठीक है, पोटेंशियल का मतलब क्या हुआ कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड में, ठीक है, एक किसी चार्ज की, एक किसी पॉइंट की इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी और चार्ज को लेकर आने में जितना वर्क डन किया हुआ है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कहते हैं. अब इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के लिए हम वोल्ट यूनिट यूज करते हैं. ठीक है, अब इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल जो है वो ना दो तरीके से हम कह सकते हैं कि दो तरीके से पोटेंशियल को हम डिवाइड कर देते हैं. एक हायर पोटेंशियल और एक होता है लोअर पोटेंशियल. ठीक है, तो पॉजिटिव चार्जेस जो रहते हैं, पॉजिटिव चार्ज मूव फ्रॉम द हायर टू द लोअर पोटेंशियल रीजन. अब जो पॉजिटिव चार्ज है वो कहाँ से कहाँ फ्लो करेंगे? हायर से लोअर पोटेंशियल रीजन की तरफ मूव करेंगे. इलेक्ट्रॉन्स बीइंग नेगेटिवली चार्ज मूव फ्रॉम, अब ये जो इलेक्ट्रॉन है वो कैसे होते हैं? आपके नेगेटिव चार्ज होते हैं. वो कहाँ से कहाँ मूव करेंगे? मूव फ्रॉम लोअर टू हायर पोटेंशियल रीजन. वो कहाँ से कहाँ फ्लो करते हैं? लोअर से हायर पोटेंशियल रीजन की तरफ मूव करते हैं. ठीक है, तो पोटेंशियल रीजन जो है आपका, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल जो है वो दो तरीके से हो सकता है. हायर पोटेंशियल रीजन भी हो सकता है और लोअर पोटेंशियल रीजन भी हो सकता है. अभी फिलहाल आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल अगर मुझसे पूछा जाए तो वो क्या होता है? द अमाउंट ऑफ टोटल वर्क डन टू ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट. ओके, अब अगर आप इसे लिखना चाहें एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के थ्रू तो क्या होता है? द पोटेंशियल V इक्वल्स टू क्या होगा? W/Q. ठीक है, अब आती है बारी पोटेंशियल डिफरेंस की. ठीक है, अब पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट क्या होता है? द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग अ पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन एंड टू अनदर. अब देखिए, पोटेंशियल अलग है, पोटेंशियल डिफरेंस की बात अलग है. पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब क्या होता है? दो पॉइंट के पोटेंशियल्स का डिफरेंस. ठीक है, जिसकी वजह से जो चार्ज है वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ आ पाए, उसे आप क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस. अब इसे कैसे समझ सकते हैं? जैसे कि पानी की टंकी में ज़्यादा पानी भरा हुआ है. ठीक है, तो पानी का फ्लो कहाँ से होगा? क्या बाल्टी से आपके पानी की टंकी की तरफ पानी का फ्लो होगा? नहीं. जो हायर पोटेंशियल पर है, हायर पोटेंशियल पर क्या है? आपकी पानी की टंकी, तो वहाँ से पानी का फ्लो नीचे की तरफ होगा. ठीक है, अब इन दोनों के पोटेंशियल में क्या है? डिफरेंसेस है. ठीक है, इसलिए फ्लो कहाँ से हो रहा है? हायर से लोअर की तरफ. वही कहानी किसकी है? पोटेंशियल डिफरेंस की है. द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू पॉइंट ड्यू टू विच द चार्ज फ्लोज इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस. ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस मतलब और अच्छे से कैसे एक्सप्लेन कर दे इसे? The amount of the potential difference between the two point in electric field is the amount of work done. क्या है? Amount of work done to bring a unit positive charge from one end to another end. ठीक है, एक एंड से हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल लाने में जो वर्क डन होता है उसे आप पोटेंशियल डिफरेंस कहते हो. वहीं अगर पोटेंशियल की बात की है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या है? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या है कि किसी भी पॉइंट में, किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे हुए किसी पॉइंट पर के द्वारा किया गया वर्क डन, जिसके कारण कोई चार्ज जो है वो इन्फिनिटी से उस पॉइंट तक आता है, उस चार्ज तक आता है, उसे आप क्या कहते हो? उसके वर्क डन को आप इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कहते हो. और डिफरेंस का मतलब क्या होता है? दो पॉइंट के बीच का इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का डिफरेंस, जिसकी वजह से चार्जेस का फ्लो हायर से लोअर की तरफ हो रहा हो, उसे आप क्या कहते हो? पोटेंशियल डिफरेंस कहते हो.
ठीक है। अब देखिए क्या है कि पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से क्या होता है। बेसिकली आपका जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टर है उसमें जो इसकी जो स्ट्रक्चर है वो इस तरह से होता है कि इलेक्ट्रॉन्स ना बिल्कुल बहुत पास पास एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। तो वो कैसे मूव कर पाएंगे एक जगह से दूसरी जगह, तो वो एक ड्रिफ्ट स्पीड के साथ होते हैं, जो कि एक बड़ा कॉन्सेप्ट है जो हम आगे हायर लेवल में जाकर के पढ़ेंगे। बट इतना जान लीजिए कि उन इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो होने के लिए ये पोटेंशियल डिफरेंस का होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आपको मैं फिर से एग्जाम्पल वही बताऊं कि अगर हमारे पास एक बड़ी पानी की टंकी है, उस पानी की टंकी से आपको पानी का फ्लो करवाना है, तो आप सेम पानी की टंकी जो कि उतनी ही अमाउंट से भरी हुई है पानी से, क्या उसमें फ्लो हो पाएगा? नहीं। वहीं अगर एक एम्प्टी टैंक में रख दूं और एक टैंक जो कि पूरी तरीके से पानी से भरा हुआ है, तो पानी का फ्लो किस साइड से होगा? ज़्यादा भरे हुए पानी से कम भरे हुए पानी की तरफ होगा। अगर दोनों बराबर है तो क्या कोई फ्लो होगा? नहीं। लेकिन हमें क्या करवाना है? चार्जेस का फ्लो कराना है। तो इसलिए क्या करना पड़ेगा? एक जगह हायर पोटेंशियल रखना पड़ेगा, एक जगह लोअर पोटेंशियल रखना पड़ेगा, जिसकी वजह से क्या हो कि जो चार्जेस हैं आपके कंडक्टर के अंदर उनका फ्लो हो सके। तो जहाँ ज़्यादा हायर पोटेंशियल होगा वहाँ से लोअर पोटेंशियल की तरफ चार्जेस जो हैं वो आपके फ्लो करेंगे। ठीक है, जिसकी वजह से हमारा करंट जो है वो फ्लो करता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? द पोटेंशियल डिफरेंस इज द डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू पॉइंट, दैट इज द वर्क डन टू ब्रिंग अ पॉइंट फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इज द पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, अब पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? वर्क डन डिवाइडेड बाय चार्ज। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? वर्क डन डिवाइडेड बाय चार्ज, दैट इज V इक्वल्स टू W अपॉन Q। ठीक है, बेसिकली ये क्या है? ये पोटेंशियल है। क्या है ये? पोटेंशियल। अगर मैं बोलूँ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल निकाल करके बताइए किसी पॉइंट पर, तो आप कैसे निकालेंगे? V इक्वल्स टू लिखेंगे वर्क डन टू ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू द इलेक्ट्रिक फील्ड और टू द पॉइंट। ठीक है, तो V इक्वल्स टू क्या होगा? W अपॉन Q। लेकिन अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस की बात करूं तो पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब क्या होता है? एक पर है V2 है, ठीक है, एक का पोटेंशियल कितना? एक पॉइंट का V2 है, एक पॉइंट का है V1। तो अगर दो पॉइंट के बीच का मुझे पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो वो क्या हो जाएगा? V2 माइनस V1। ठीक है, ये हो जाएगा डिफरेंस। हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल को हम माइनस कर देंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होता है? वर्क डन डिवाइडेड बाय चार्ज। मतलब अगर मुझे पोटेंशियल निकालना है, V निकालना है, तो वो क्या होगा? W बाय Q। लेकिन अगर मुझे बोला जाए कि पोटेंशियल डिफरेंस बताइए, तो वो क्या होगा? V2 माइनस V1। तो पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से ही किसी भी सर्किट में जो करंट है वो फ्लो करता है। तो हमारे सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस कौन प्रोवाइड करता है? हमारे सर्किट में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो बैटरी प्रोवाइड करती है। उनका केमिकल कंपोजिशन कुछ इस तरह से होती है कि चार्ज एक पॉइंट आपका हायर पोटेंशियल का होता है, एक पॉइंट आपका नेगेटिव पोटेंशियल का होता है। मतलब कि आपको बैटरी में अगर आपने देखा होगा तो आपको दो उसमें टर्मिनल्स दिखाई देते हैं, एक पॉजिटिव टर्मिनल, एक नेगेटिव टर्मिनल। तो इसमें एक में ज़्यादा पोटेंशियल है, एक हायर पोटेंशियल पर है, एक लोअर पोटेंशियल पर है। इन्हीं पोटेंशियल डिफरेंस को जब आप एक सर्किट में अप्लाई करते हो तो इस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से क्या होता है? ये जो चार्ज कैरियर्स हैं ये क्या होंगे? हायर से लोअर की तरफ फ्लो करना शुरू करते हैं, जिससे कि हमारे सर्किट में करंट फ्लो करता है और हमारे अप्लायंसेस में जो भी लोड लगा है, बल्ब लगा है, वो ग्लो करना चालू हो जाता है। ठीक है, तो ये तो क्या था? आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है। देखो बहुत डिटेल में जाएंगे, बहुत बिल्कुल बारीकी से अगर आप समझेंगे तो वो थोड़ा हायर लेवल कॉन्सेप्ट हो जाएगा। अननेसेसरी अभी हमें 10th में सिर्फ इतना समझना है कि हमारे इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट होता है तो करंट क्या होता है, पोटेंशियल हम अप्लाई करते हैं तो पोटेंशियल क्या है, पोटेंशियल बैटरी लगाते हैं तो बैटरी क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करती है तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। तो हम समझ गए भाई कि पोटेंशियल का मतलब है V इक्वल्स टू W बाई Q, पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब है V2 माइनस V1, मतलब दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। क्लियर है? चलिए अब आगे आ जाते हैं कि अगर मैं आपसे बोलूं कि 1 वोल्ट पोटेंशियल क्या है, तो 1 वोल्ट पोटेंशियल का मतलब होता है 1 वोल्ट इक्वल्स टू 1 जूल अपॉन 1 कूलम, क्योंकि पोटेंशियल क्या है? द वर्क डन टू ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू द पॉइंट इन अ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड के पॉइंट तक किसी और चार्ज पार्टी को आप बॉडी को आप लेकर के आ रहे हो, तो उसे आप क्या कहोगे? उसे आप उस वर्क डन को आप कहते हो पोटेंशियल। ठीक है, तो अगर 1 वोल्ट का पोटेंशियल है तो दैट मीन्स कितना वर्क डन किया होगा? 1 जूल। कितने चार्ज होंगे? 1 कूलम। ठीक है, चलिए द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेट टू 1 वोल्ट। ठीक है,
A potential difference between 2 points in electric field is set to 1 volt if 1 joule of work has to be done in bringing a positive charge of 1 coulomb from one point to another. अगर 1 कूलम के चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में ले जाने के लिए 1 जूल की एनर्जी लग रही हो तो उसे आप क्या कहोगे कि वो 1 वोल्ट का चार्ज है, वो 1 वोल्ट का पोटेंशियल है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम मेजरिंग डिवाइसेस पर। तो आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन कौन से मेजरिंग डिवाइसेस हैं। तो बेसिक जो हमारे मेजरिंग डिवाइस हैं वो होते हैं गैल्वेनोमीटर, एमीटर एंड वोल्टमीटर। एमीटर जैसे कि नाम से ही समझ में आ रहा है, जिसका यूज़ हम करंट को मेजर करने के लिए करते हैं। एमीटर से कैसे आया, तो भाई करंट की यूनिट क्या होती है, एम्पियर। तो एम्पियर से एम निकलता है और एम मीटर जो कि करंट को मेजर करे। वोल्ट किसकी यूनिट होती है, वोल्टेज की। तो वोल्ट मीटर मीन्स जो कि वोल्टेज मेजरमेंट करते हैं। देन होता है गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू डिटरमाइन द लो वैल्यू ऑफ करंट। मतलब ये जो छोटे छोटे वैल्यूज होती हैं करंट की, उनको मेजर करने के लिए हम गैल्वेनोमीटर का यूज करते हैं। क्लियर है। नाउ एक क्वेश्चन है जिसके थ्रू हम पोटेंशियल डिफरेंस से रिलेटेड क्या क्या आपके क्वेश्चन आ सकते हैं, पोटेंशियल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल पर क्या क्वेश्चन आपको आ सकता है। ये देखिए, पहला क्वेश्चन है कि हाउ मच वर्क इज डन in moving a charge of 2 coulomb across 2 points having a potential difference 12 volt। अब 2 पॉइंट के बीच में कितना डिफरेंस दिया हुआ है आपको, पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट दिया हुआ है। ठीक है, मतलब आपको V की वैल्यू कितनी दी हुई है, 12 वोल्ट दी हुई है। अब इसको हर बार अपन V2 माइनस V1 नहीं लिखते हैं। V2 माइनस V1 से आपको एक कोई क्वांटिटी मिली होगी, है ना, V, तो हम इसे V ही लिख दें। अगर देखो V इक्वल्स टू क्या होगा, V2 माइनस V1, तो चाहे मैं V2 माइनस V1 लिखूँ या V लिखूँ, एक ही बात है। तो इस V की वैल्यू कितनी दी हुई है आपको, 12 वोल्ट दी हुई है। अब आपको बताया गया है कि एक चार्ज है, ठीक है, हाउ मच वर्क इज डन इन अ मूविंग अ चार्ज ऑफ 2 कूलम। एक 2 कूलम के चार्ज को मूव करने के लिए कितना वर्क डन लगा होगा, जिसका पोटेंशियल डिफरेंस है ये। तो आपको क्या दिया हुआ यहाँ पे, Q की वैल्यू दी हुई है 2 कूलम। ठीक है, अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, W की वैल्यू फाइंड आउट करना है। अब हमें पता है कि पोटेंशियल क्या होता है, V इक्वल्स टू होता है W अपॉन Q। अब देखिए यहाँ पर आपको W की वैल्यू निकालना है, क्योंकि क्या बोला है आपसे, हाउ मच वर्क इज डन, कितना वर्क किया गया है, वर्क निकालना है। ठीक है, हमें फॉर्मूला पता है, अगर हमें वोल्टेज दिया है, चार्ज दिया है, तो हम वर्क डन निकाल सकते हैं। कैसे निकलेगा, V इंटू क्यू इक्वल्स टू W हो जाएगा। ठीक है, वेयर V इज 12 वोल्ट एंड Q इज 2 वोल्ट। ठीक है, 2 कूलम यहाँ से साफ साफ अपने को नजर आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, W। ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये 24। अब ये 24 क्या होगा, 24 इसकी यूनिट क्या होगी, जूल। तो कितना वर्क डन किया गया, 24 जूल वर्क डन अगर हम करेंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस अगर 12 वोल्ट है तो 2 कूलम के चार्ज को हम क्या कर सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं। एक जगह से, एक पॉइंट से दूसरी जगह हम उसे लेकर आ सकते हैं। तो कितनी एनर्जी लगी है, 24 जूल। काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है, इस तरीके के क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं 2 मार्क्स में। अब पूछा है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम अ डिवाइस दैट हेल्प्स टू मेंटेन अ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ कंडक्टर। अब भाई कंडक्टर के अक्रॉस, अब कंडक्टर क्या होता है, जिसके अंदर क्या है, चार्ज पार्टिकल्स हैं। ठीक है, अब इनके चार्ज पार्टिकल्स को एक जगह से दूसरी जगह लाना है, तो कैसे आएंगे। अगेन हम आपको बता दें कि भाई एक पूरा पानी भरा हुआ है, ठीक है, एक टैंक में। अब आपको उस पानी को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना है, तो कैसे पहुंचा पाओगे, अगर सेम भरे हुए एक और टैंक को मैं रख दूं और उसके बीच में पाइप लगा दूं, क्या पानी बह पाएगा, नहीं। लेकिन अगर दूसरे टैंक में पानी नहीं है तो एक जिसमें भरा हुआ है पानी, वहां से चार्ज फ्लो कर देंगे, करना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो वैसे ही डिफरेंस कौन प्रोवाइड करता है, यहाँ पर कौन हमारे सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड कर देता है, बैटरी। तो बैटरी इज अ डिवाइस विच प्रोड्यूसेस द पोटेंशियल डिफरेंस इन अ इलेक्ट्रिक सर्किट सो दैट द चार्जेस फ्लोज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। ठीक है, बैटरी एक ऐसा डिवाइस है जो कि हमारे चार्ज को हमारे सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करती है। इसलिए आप देखिए ये बैटरी का जो सिंबल है वो किस तरह से होता है, आपका एक प्लेट पॉजिटिव होती है जो कि बड़ी प्लेट होती है, एक प्लेट नेगेटिव होती है। ठीक है, ये आपके हायर पोटेंशियल को, ये लोअर पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करती है। जब 2 पॉइंट में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया, दैट मीन्स कि अब आपके चार्ज कैरियर्स जो है वो कहाँ से, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ फ्लो करेंगे, जिससे करंट जो है वो पॉजिटिव से नेगेटिव फ्लो करेगा। तो इसका वन शॉर्ट आंसर क्या होना चाहिए, बैटरी। ठीक है, क्या है, बैटरी। क्लियर है। नेम अ डिवाइस दैट हेल्प्स टू मेंटेन द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ कंडक्टर। नाउ
what is meant by saying that the potential difference between 2 point is 1 volt? अगर हम कह रहे हैं कि 2 पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट है, तो इसको आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे? अगर 2 पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट है, इसका मतलब एक आपका 1 जूल का वर्क डन किया गया है, ताकि हम 1 कूलम के चार्ज को इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड में लेकर के आ पाए। ठीक है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है। ठीक है, तो आपको क्या लिख देना है यहाँ पर आपको वही डेफिनेशन लिख देनी है, उसे पोटेंशियल डिफरेंस को ही डिफाइन करना है। ठीक है, द अमाउंट ऑफ द 1 जूल ऑफ वर्क डन इज डन by the 1 volt of potential difference to bring a 1 coulomb of charge from infinity to the another from one end to the another end। ठीक है, एक एंड से दूसरे, इन्फिनिटी वर्ड यहाँ पर नहीं आएगा, सिंपल से आएगा द टोटल अमाउंट ऑफ 1 जूल वर्क डन इज डन by a 1 volt potential difference to bring a 1 coulomb of charge from one end to the another end। ठीक है, सिंपल इस फॉर्मूले को भी अगर आप लिख देंगे तो भी ये आंसर आपका सही होगा। नेक्स्ट इज हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू ईच कूलम ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू अ 6 वोल्ट बैटरी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू ईच कूलम ऑफ चार्ज। हर एक कूलम ऑफ चार्ज को हम कितना एनर्जी दें ताकि वो 6 वोल्ट की बैटरी से पास हो पाए। मतलब कि जैसे आपने 6 वोल्ट की बैटरी लगाई तो उस पर कितना एक एक चार्ज पर, हर एक चार्ज पर कितना वर्क डन किया जा रहा होगा कि वो एक बैटरी के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर चले जाए। मतलब कि देखिए ये आपका सर्किट है। ठीक है, आपने क्या किया, यहाँ पर 6 वोल्ट की एक बैटरी लगा दी। ठीक है, यहाँ पर आपने क्या किया, एक 6 वोल्ट की बैटरी को लगा दिया। अब जैसे आपने 6 वोल्ट की बैटरी को लगाया तो क्या होगा, इस कंडक्टर में जो चार्ज कैरियर्स हैं वो एनर्जाइज हो जाएंगे। अब इनको एक जगह से दूसरी जगह जाने में क्या होगा, इन पर वर्क किया जाएगा, वर्क डन, इनको एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। तो हर एक चार्ज पर कितनी एनर्जी लगे ये आपको यहाँ पर समझाना है। ठीक है, अब देखिए क्या होता है कि हम जानते हैं कि V इक्वल्स टू क्या होता है, W अपॉन Q। ठीक है, यहाँ पे आपको V की वैल्यू दी हुई है 6 वोल्ट, W नहीं पता, लेकिन Q क्या दिया हुआ है, ऑन ईच चार्ज। ईच का मतलब क्या होता है, हर एक चार्ज पर। ठीक, तो यहाँ से अगर मैं इस फॉर्मूले से देखूँ तो मुझे अगर सिंपल ये लिखती हूँ मैं तो 6W अपॉन 1 लिख सकते हैं। मतलब कि कितना एनर्जी लग रहा होगा, अगर 6 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है तो हर एक चार्ज पर, एक एक चार्ज पर कितना कितना एनर्जी का रिक्वायरमेंट होगा, तो 6 जूल का एनर्जी का रिक्वायरमेंट होगा। इस फॉर्मूले से हमने ये आइडेंटिफाई, ये कैलकुलेट कर लिया है। सो हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू ईच कूलम ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू अ 6 वोल्ट बैटरी। सो 6 joule energy is given to each coulomb of charge so that it passes through a 6 volt battery। 6 volt बैटरी जब पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करती है 6 वोल्ट का, तो इसमें हर एक चार्ज को 6 जूल की एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। क्लियर हो गया? इस तरह से इसका आंसर आप दे सकते हैं। नाउ अब आ जाते हैं हम सर्किट पर। जैसे अभी हमने आपको बताया था कि इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, क्लोज्ड पाथ होता है जिसमें वायर लगा होता है, जिसमें बैटरी लगी होती है, जिसमें स्विचेस लगे होते हैं। सो अभी स्टडी करने के लिए जब आप हायर लेवल पर भी जाएंगे तो आपको इलेक्ट्रिकल सर्किट्स को पढ़ना पड़ता है। उन सर्किट्स में हम हर चीज़ को डिज़ाइन नहीं कर सकते, जैसे बल्ब को आप वैसे ही नहीं बनाएंगे, बैटरी को आप वैसे ही नहीं बनाएंगे। इन सभी के लिए एक पर्टिकुलर तरीके का सिंबल यूज़ किया जाता है। वो सिंबल क्या है, वो इस चार्ट की मदद से आपको दिखेगा। देखिए सबसे पहले तो यहाँ पे होते हैं आपके वायर्स क्रॉसिंग विदाउट ज्वाइनिंग। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक बल्ब का सिंबल है, रजिस्टर का सिंबल है, वेरिएबल रेजिस्टेंस का सिंबल है, एमीटर एंड वोल्ट मीटर्स का सिंबल है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ी नंबरिंग गड़बड़ हो गई है, इसको थोड़ा सा आप अवॉइड करें। ठीक है, यहाँ पे देखिए अगर वोल्टेज है तो हम इसे किस सिंबल से यूज़ करते हैं, उसका यहाँ पर हमने वैल्यू दी हुआ है। देखिए इसको कैसे समझेंगे, मान लीजिए कि मुझे एक सर्किट डिज़ाइन करना है, तो उस सर्किट में क्या होता है, एक वायर होता है। तो वायर को आप किस तरह से रिप्रेजेंट करते हो, एक सिंपल वायर से। अब वायर का क्या होता है, कंडक्टर की प्रॉपर्टी क्या होती है कि उसमें रेजिस्टेंस होता है। रेजिस्टेंस की वजह से क्या करता है वायर, फ्लो ऑफ करंट का अपोज करता है। तो उसको किस तरह से रिप्रेजेंट करोगे, अगर मान लीजिए कि कोई व्यक्ति सीधा सीधा जा रहा है रास्ते में तो उसको कोई हर्डल नहीं मिल रहा है तो सिंपल चला जाएगा। लेकिन अगर उसको हर्डल देना है तो आप क्या करो, रास्ते को उबड़ खाबड़ कर दो तो उसको दिक्कत होगी। तो रेजिस्टेंस को अपन इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है,
अब इसके बाद आता है आपका इलेक्ट्रिक बल्ब। अगर आपने बल्ब लगाया हुआ है तो उसका सिंबल कैसे होगा, ये इस तरह से। ये जो अंदर का आपको ये इस तरह से डायग्राम दिख रहा है, ये होता है उसका फिलामेंट। बाहर का जो केस है गोल वाला, ये उसके कांच का जो ग्लास है उसको रिप्रेजेंट करता है, जो कि सर्कुलर शेप में होता है। देन उसके बाद ये सर्किट बन गया। यहाँ पर मैंने लगा दिया एक इलेक्ट्रिक बल्ब, ठीक है। यहाँ से हमने एक बैटरी को कनेक्ट कर दिया, ठीक है। अब मैं चाह रही हूँ कि यार मैं एक और इसमें सर्किट ऐड करूँ, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे इस तरह से एक और इसमें बल्ब लगा दिया, कुछ इस तरह से, ठीक है। तो अब इस साइन का क्या मतलब होता है कि जो वायर्स हैं ये एक दूसरे से कनेक्ट नहीं है, इसके ऊपर से जा रहे हैं, ठीक है। अब आपको भी पता है कनेक्टेड वायर्स और ऊपर से जाने वाला वायर क्या होता है। आपने दो वायर लिया, उन दोनों को जोड़ दिया, वो होता है कनेक्शन। एक वायर दूसरे वायर के ऊपर से जा रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि वो कनेक्टेड नहीं, बस एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं, ठीक है। अंदर से उसमें कॉपर वायर का कनेक्शन नहीं है, एक दूसरे के बस ऊपर से जा रहे हैं, कनेक्शन अंदर नहीं है। तो ये ओवरलैपिंग के लिए हम इस तरह से साइन यूज़ करते हैं, ठीक है। इसके बाद अब आपने रियोस्टेट देखा होगा अपने प्रैक्टिकल लैब्स में, कभी आप गए होंगे, तो रियोस्टेट का मतलब होता है जिससे कि हम रेजिस्टेंस की वैल्यू को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मतलब कि सर्किट में कितना रेजिस्टेंस प्रोवाइड करना है वो वैल्यू हम हमारे ऊपर डिपेंड हो सकती है, तो वो हम किससे करते हैं, रियोस्टेट से करते हैं। देन अगर हमारे सर्किट में एमीटर लगा है तो आप इसे किस तरह से डिनोट करेंगे, ये ए और सिंपल ये एमीटर का सिंबल है। वोल्ट मीटर है तो इसे किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, ये वी। क्लियर है। चलिए, तो ये हो गया आपके सिंबल्स। अब आ जाते हैं अपन आगे, कुछ फिजिकल क्वांटिटीज़ की सिंबल्स क्या क्या होते हैं। जैसे वोल्टेज है तो वोल्टेज को हम वोल्टेज ना लिख करके वी लिखते हैं, वोल्ट जिसकी यूनिट है। वर्क डन का आप क्या करते हो, वर्क डन को आप डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हो और उसकी एसआई यूनिट होती है जूल, तो आप जूल ना लिख करके उसे जे से रिप्रेजेंट करते हैं। चार्ज को हम रिप्रेजेंट करते हैं क्यू से, कैपिटल भी लिख सकते हैं, स्मॉल भी लिख सकते हैं। इसकी यूनिट क्या होगी, कूलम, जिसे सी से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। करंट होता है आई, ठीक है, सिंबल क्या है इसका आई, और इसकी यूनिट क्या होती है, एम्पियर, जिसको आप ए से रिप्रेजेंट करते हो। रेजिस्टेंस क्या होता है, आर से डिनोट करते हैं इसे अपन, और इसकी यूनिट क्या होती है, ओम, जिसे अपन इस तरह के ओम साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट इज रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी क्या होती है आगे देखेंगे, रो जिसे से लिखा जाता है, और इसकी यूनिट होती है ओम मीटर, ठीक है। ओम मीटर है तो ओम का साइन होता है ये, और एम लिख दो उसमें। पावर क्या होती है, पी, पावर की यूनिट क्या होती है, वॉट, तो वॉट को डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। हीट प्रोड्यूस क्या होती है, हीट प्रोड्यूस होती है एच, ये भी एनर्जी ही है, ठीक है। क्योंकि देखिए हीट हो गया या इलेक्ट्रिक करंट हो गया, ये सब क्या है, एनर्जी। एनर्जी के अलग अलग फॉर्म्स हैं। तो अब इलेक्ट्रिक सर्किट में कभी कभी आपको हीट महसूस होती होगी, तो वो हीट क्या है, एक तरीके से कौन सी एनर्जी है, हीट एनर्जी, लेकिन है तो एनर्जी, तो इसलिए उसकी यूनिट भी क्या होगी, जूल होगी, जैसे आप किससे रिप्रेजेंट करेंगे, जे से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये कुछ सिंबल्स हैं और उनकी क्वांटिटी है। इस तरह से आपको ये चीज़ें याद रखनी है। चलिए, अब हमने वोल्टेज समझ लिया, पोटेंशियल डिफरेंस समझ लिया, पोटेंशियल को समझ लिया, करंट को समझ लिया और चार्ज को समझ लिया। अब ओम्स लॉ पर आ जाते हैं। तो भाई ओम्स, जॉर्ज सिमोन ओम ने हमें एक लॉ दिया था। उन्होंने वोल्टेज और करंट के बीच में कई सारे रिलेशनशिप निकाले, जिससे एक लॉ हमें मिला जिसके कारण हम पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक करंट के बीच में एक दोनों के बीच में ना एक रिलेशनशिप देख पाते हैं। वो रिलेशनशिप क्या होती है, तो वो रिलेशनशिप के अकॉर्डिंग द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड बिटवीन द टू एंड्स ऑफ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू इट, ठीक है। जो पोटेंशियल डिफरेंस किसी सर्किट में दिया जाता है, उसी पोटेंशियल डिफरेंस का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उस सर्किट से फ्लो होने वाला करंट। पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड बिटवीन टू एंड्स ऑफ कंडक्टर is directly proportional to the current flowing through the it, ठीक है। but physical state of the conductor remains same। लेकिन क्या होना चाहिए कि जितनी भी फिजिकल स्टेट्स हैं वो सेम होना चाहिए। मतलब कि अगर मान लीजिए कि मेरे पास एक सर्किट है, ठीक है, मैंने उसमें पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिया, तो इसमें जो करंट फ्लो करेगा, मान लीजिए मैंने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया V, तो ये जो V है इस फ्लो होने वाले करंट I के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I।
आपको I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V भी दिखता होगा, बट हम V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I लिखना चाहिए, बिकॉज पोटेंशियल डिफरेंस जब आप अप्लाई करते हो तभी जाकर के करंट फ्लो करता है. सो द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस टू एंड्स ऑफ द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू इट. एंड दूसरी चीज़ ये याद रखनी है कि फिजिकल स्टेट कंडक्टर की सेम होनी चाहिए. अब फिजिकल स्टेट का मतलब क्या क्या होता है भाई, कि लेंथ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, टेम्परेचर, मटेरियल, ये जितनी भी चीज़ें हैं कंडक्टर की, अगर वो समान है, समान रूप से हैं, तो ही ये जो लॉ है वो एप्लीकेबल होता है. अदरवाइज ये वोल्टेज, ये जो ओम का नियम है, ओम का जो लॉ है, वो इन सारी कंडीशंस पर लागू नहीं होगा अगर इनमें से किसी में भी कोई चेंजेस हो रहे हैं तो. ठीक है. अब अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ क्या हमने देखा अभी, V प्रोपोर्शनल टू I. ठीक है. सो V इज प्रोपोर्शनल टू I. अगर मैं I को इधर ले आऊँ तो यहाँ पर एक कांस्टेंट बचेगा. ये जो कांस्टेंट है इसी को हम क्या कहते हैं, ये कांस्टेंट है रेजिस्टेंस. ठीक है, जो कि करंट के फ्लो होने का अपोज कर रहा है. तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V अपॉन I इक्वल्स टू R, V अपॉन I इक्वल्स टू R, या फिर V इक्वल्स टू IR, इसी को हम क्या कहते हैं, ओम का नियम. 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर होता है 1 ओम, या 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर इक्वल्स टू 1 ओम बताया मैंने, वोल्ट अपॉन एम्पियर इज ओम. ठीक है, यहीं से हमें किसका कॉन्सेप्ट समझ में आया, रेजिस्टेंस का. रेजिस्टेंस क्या है, तो रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर विच ड्यू टू विच इट अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट, जिसके कारण वो करंट के फ्लो होने का अपोज करता है. अगर हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखें ओम्स लॉ का, तो आपको कुछ इस तरह से ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मिलेगा. ठीक है, जो भी सर्किट्स ओम के नियम का पालन करते हैं, ओम के नियम को फॉलो करते हैं, उसमें अगर आप करंट और वोल्टेज की कैरेक्टरिस्टिक्स देखोगे तो वो आपको कुछ इस तरह से मिलेगी. ठीक है, अब देखिए कि ना हमारे कंडक्टर दो तरीके के होते हैं. एक वो कंडक्टर जो कि ओम के लॉ को फॉलो करते हैं, उसे अपन ओमिक कंडक्टर्स कहते हैं, जैसे कि आपके सारे मेटल्स ओम के लिए नियम को फॉलो करेंगे. नॉन ओमिक कंडक्टर्स क्या होते हैं, वो सारे कंडक्टर्स जो कि ओम के लॉ को ओबे नहीं करते हैं, जैसे सेमीकंडक्टर्स हो गया, ट्रांजिस्टर्स हो गए, इलेक्ट्रोलाइट्स हो गए, ये सभी क्या करेंगे, आपके ओम के लॉ को फॉलो नहीं करते हैं. जैसे कि अगर अपन यहाँ पर जेनर डायोड या किसी भी डायोड का, सेमीकंडक्टर डिवाइस का अगर अपन यहाँ पर एक VI कैरेक्टरिस्टिक्स देखें, तो देखिए आपको कुछ इस तरह से सर्किट मिलेगा. मतलब सिंपल सी बात है कि ये ओम के नियम का पालन नहीं कर रहे हैं, उसे ओबे नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अगर ओम के लॉ को फॉलो करेंगे तो हमें किस तरह से वोल्टेज और करंट के बीच में रिलेशनशिप मिलेगा. वोल्टेज जैसे जैसे बढ़ाएंगे वैसे वैसे आपके करंट की वैल्यू क्या होगी, धीरे धीरे इंक्रीज करती जाएगी. विद द इंक्रीज ऑफ द वैल्यू ऑफ वोल्टेज द करंट विल बी इंक्रीजेस, बिकॉज अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I एंड V इक्वल्स टू IR, वेयर R इज द रेजिस्टेंस अप्लाइड बाय द कंडक्टर, या फिर इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर ड्यू टू विच इट अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट. ठीक है, तो यहाँ से हम रेजिस्टेंस के बारे में बात कर लिए. अब देखिए कि जो रेजिस्टेंस है, ठीक है, अगर मान लीजिए कि मैं आपसे कहती हूँ कि एक वायर में R1, R2, R3 तीन रेजिस्टेंसेज हैं और वो कुछ इस तरह से कनेक्टेड हैं. ठीक है, तो आप क्या कहेंगे कि ये किस तरह से अरेंज्ड हैं, ये रेजिस्टर्स कैसे हैं, है ना. अब देखो, रेजिस्टेंस की प्रॉपर्टी एक तो कंडक्टर में खुद होती है. कभी कभी सर्किट को डिज़ाइन करने के लिए, करंट को कंट्रोल करने के लिए हम रेजिस्टर भी लगाते हैं. रेजिस्टेंस अलग है, रेजिस्टर अलग है. कैसे अलग है, दोनों का काम एक ही है. रेजिस्टेंस क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर, और रेजिस्टर क्या है, एक एलिमेंट है. मतलब कि आप अलग से सर्किट में रेजिस्टर लेकर के आ रहे हो और आप उसे सर्किट में लगा रहे हैं. क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि क्या काम है इसका, करंट का अपोज करना. अपोज करने का मतलब ये नहीं होता है कि करंट को फ्लो नहीं करने देगा, करंट के अमाउंट को कंट्रोल करता है. ठीक है, तो अगर मान लीजिए कि तीन रेजिस्टर्स कुछ इस तरह से कनेक्टेड है, ठीक है, तो आप इसे क्या कहोगे कि ये कैसे कनेक्टेड है, सीरीज में कनेक्टेड है. कैसे कह दिया हमने, तो देखिए हर एक रेजिस्टर के दो एंड होते हैं. ठीक है, A और B. अगर दोनों रेजिस्टर्स आपस में कुछ इस तरह से कनेक्टेड है कि उनका एक एक एंड दूसरे के एक एक एंड से, मान लीजिए कि R1 है और ये R2 है. ठीक है, ये 1, ये 2, ये 1 डैश और 2 डैश. अगर मैं इस तरह से इसको कनेक्ट कर दूं, ये R1 जिसको 1 डैश लिया, ठीक है, और ये आपका R2, तो इसका 2 डैश और 1 डैश अगर इस तरह से कनेक्टेड है, ठीक है, ये इस तरह से अगर कनेक्टेड है, तो आप क्या कहोगे कि ये सीरीज में है. ठीक है, आप इसे इस तरह से समझ सकते हैं कि जब आप लाइन में अपने फ्रेंड के साथ एक दूसरे का हाथ पकड़ते हुए, दो आपका एक फ्रेंड यहाँ खड़ा है, एक फ्रेंड यहाँ खड़ा है, तो आप लोग कैसे हैं आपस में, सीरीज में.
ठीक है। तो जब एंड टू एंड रजिस्टर्स आपस में कनेक्टेड होते हैं तो हम क्या कहेंगे कि रजिस्टर्स आर इन सीरीज। ओके, सो रजिस्टर आर सेड टू बी कनेक्टेड इन सीरीज व्हेन देयर exists only one path for the flow of current and the current through each resistor is same। अब ये आगे की कहानी है। अब इस कहानी को समझने के लिए जरा देखिए। अब मान लीजिए कि एक इस तरह से रजिस्टर्स हैं, तो अब इसमें करंट कैसे फ्लो करेगा? इसमें करंट जो है वो सेम फ्लो करेगा, ठीक है, क्योंकि पाथ क्या है, सभी का एक है। तो करंट क्या होता है कि पानी के फ्लो की तरह है। अगर एक पाथ है, एक पाइप लगा हुआ है तो उसी में से फ्लो करता जाएगा। अगर हमने बीच में से और पाइप लगा दी तो क्या होगा? डिवाइड हो जाएगा। तो अगर रजिस्टर सीरीज में है तो क्या होगा? सीरीज में है मतलब कि एक ही लाइन में है, तो इसमें जो पाइप जा रहा है उसमें जो पानी बह रहा है, मतलब कि अगर ये एक ही कंडक्टर में कुछ ऐसे खड़े हुए हैं तो इसका मतलब कि करंट इसमें से कैसे जाएगा? करंट सभी में समान रूप से जाएगा, डिवाइड तो होगा नहीं, क्योंकि सभी एक ही लाइन में है। उस लाइन में जाने वाली पाइपलाइन जो वो एक ही, वो डिवाइड नहीं हुई है, तो उसमें जो करंट है वो भी समान रूप से फ्लो करेगा, ठीक है। लेकिन इसमें वोल्टेज क्या हो जाता है? डिफरेंट हो जाता है, क्योंकि वोल्टेज क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? दो पॉइंट जिसमें चाहिए हो, ठीक है। तो एक पॉइंट यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा, एक पॉइंट यहाँ क्रिएट हो जाएगा। इस तरह से इनके इसमें जो वोल्टेजेस हैं वो इनके अक्रॉस, जो वोल्टेज ड्रॉप होता है, बेसिकली वोल्टेज नहीं होता है, ये इनके अक्रॉस बनने वाला वोल्टेज, ठीक है, ये क्या करता है? अपने अक्रॉस एक वोल्टेज ड्रॉप क्रिएट करता है। ड्रॉप का मतलब क्या है? देखिए, अब ये एक सर्किट था जो कि सीरीज में था, मैंने यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिया V, जिसकी वजह से करंट फ्लो हुआ I, है ना। अब करंट इसमें गया, अब यहाँ पे रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है? R1, यहाँ पे रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है? R2। अब यहाँ I और इंटू R1 हो गया, ठीक है, क्योंकि ये I इसमें गया तो I इंटू R1 बन गया। यहाँ पे गया तो क्या बन गया? ये I इंटू R2। यहाँ पे गया तो ये I इंटू R3। अब हर केस में क्या है? रजिस्टर्स की वैल्यू अलग अलग है। इसका मतलब I इंटू R1 क्या देता है आपको? I इंटू R1 अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ होता है V1, ठीक है। यहाँ पर I इंटू R2 क्या हो जाएगा? V2 हो जाएगा। यहाँ पर I इंटू R3 क्या हो जाएगा? V3 हो जाएगा। तो मतलब हर केस में मुझे अलग अलग वोल्टेज की वैल्यू मिल रही है, यहाँ पर V1, यहाँ पर V2, यहाँ पर V3। दैट मीन्स कि अगर रजिस्टर सीरीज में है तो उनके अक्रॉस करंट की वैल्यू सेम होती है, बट वोल्टेजेस सभी के अक्रॉस डिफरेंट होते हैं। रजिस्टर्स R1 and R2, R3 are connected in series as shown in above. Apply a voltage V across the series combination. Let V1, V2, V3 be the voltage across R1, R2, R3. So let the current I flow through all the resistance. So हम इसको किस तरह से लिख सकते हैं? अभी हमने देखा, अगर V1, V2, V3 करेंगे आप तो आपको कुछ इस तरह से वैल्यू मिलेगी, ठीक है। इसका एक छोटा सा सॉल्यूशन है सीरीज सर्किट का, वो हम देख लेते हैं। हमने क्या किया? एक 3 रजिस्टर्स को इस तरह से लिया, इनमें हमने क्या किया? सबसे पहले तो हमने इसमें ओम्स लॉ लगा दिया। अब V1, V2, V3 अगर टोटल वोल्टेज में निकालूं तो क्या हो जाएगा? V इक्वल्स टू हो जाएगा V1 प्लस V2 प्लस V3, ठीक है। V1 की वैल्यू कितनी है? तो V1 की वैल्यू है I इंटू R1। V2 की वैल्यू कितनी हो गई? I इंटू R2। V3 कितना हो जाएगा? I इंटू R3, ठीक है। अब यहाँ से I कॉमन ले लेते हैं तो क्या बन जाएगा? R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं R इक्विवेलेंट, या फिर हम इसे लिख सकते हैं R इफेक्टिव, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ? R इक्विवेलेंट क्या होता है? R इक्विवेलेंट का मतलब होता है, R इक्विवेलेंट का क्या मतलब होता है कि अगर रजिस्टर सीरीज में कनेक्टेड है तो आप उन्हें डायरेक्टली ऐड कर दो, तो ये क्या मिलेगा आपको? इससे क्या मिल जाएगा? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिल जाएगा। अगर रजिस्टर्स आपस में सीरीज में कनेक्टेड है तो आप उन्हें कैसे जोड़ेंगे, कैसे आप उसको सॉल्व करोगे? तीनों रजिस्टर्स को आपने ऐड कर दिया, R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है, इस तरह से कर दिया। अब यहाँ से हमें 2 चीज़ें समझ में आई कि अगर रजिस्टर्स सीरीज में होते हैं तो उनके अक्रॉस करंट सेम जाएगा, वोल्टेज की वैल्यू अलग हो जाएगी, और इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अगर हमें निकालना है तो वो कैसे निकलेगा? डायरेक्टली हम तीनों को ऐड कर दें, जितने रजिस्टर सीरीज में है सबको आप डायरेक्टली ऐड कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा? R1 प्लस R2 प्लस R3 हो जाएगा। तो हमें फाइनली जो कैरेक्टरिस्टिक्स मिलते हैं सीरीज रजिस्टर्स से वो क्या होते हैं कि सेम करंट इज फ्लोइंग थ्रू ऑल द रेजिस्टेंस, द इफेक्टिव रेजिस्टेंस इज द सम ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंस, सो द इफेक्टिव और द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस
इफेक्टिव रेजिस्टेंस को आप क्या कह सकते हो, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी कह सकते हो। तो R इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3, और अप्लाइड वोल्टेज क्या हो जाएगा, क्योंकि वोल्टेजेस सभी के अक्रॉस अलग होते हैं, इसलिए अगर मैं टोटल वोल्टेज निकालूंगी तो टोटल वोल्टेज कितना होगा, V इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3, और टोटल वोल्टेज वही वोल्टेज है जो कि आपने सर्किट में अप्लाई किया था, इसलिए उसको आप क्या कहते हो, अप्लाइड वोल्टेज कहते हो। सो अप्लाइड वोल्टेज भी कह सकते हैं या टोटल वोल्टेज भी कह सकते हैं। नेक्स्ट इज रजिस्टर्स आर इन पैरेलल। अब रजिस्टर्स पैरेलल में कब होते हैं, चलिए इस चीज को समझ लेते हैं। सो जैसा अभी हमने देखा कि सीरीज में रजिस्टर्स कब होते हैं, जब वो एंड टू एंड कनेक्टेड हो, मतलब एक एंड दूसरे रजिस्टर के एक एंड से कनेक्टेड होता है। लेकिन वहीं अगर हम पैरेलल की बात करें तो पैरेलल के केस में क्या होगा कि एक रजिस्टर के दोनों एंड दूसरे रजिस्टर के दोनों एंड से कनेक्टेड होते हैं, कुछ इस तरह से। ठीक है, मान लीजिए कि यह है रजिस्टर ए और ये है रजिस्टर बी। ठीक है, तो इन दोनों के दोनों ही एंड एक दूसरे से इस तरह से कनेक्टेड हो। ठीक है, आप जैसे समझ सकते हैं, अभी आपने अपने फ्रेंड को एक चेन में आप कनेक्टेड थे, अब आप दोनों एक दूसरे का दोनों हाथ पकड़े हुए हैं। ठीक है, उस आपके सामने वाले का राइट हैंड आपने लेफ्ट हैंड से और उसका राइट हैंड आपके राइट हैंड से इस तरह से मतलब आपने पकड़ा हुआ है। ठीक है, तो आप क्या कहलाएंगे कि आप पैरेलल में कनेक्टेड हैं। तो जब रजिस्टर्स आपस में इस तरह से कनेक्टेड हो कि उनके दोनों ही एंड या तो एक दूसरे के दोनों एंड से कनेक्टेड हो या किसी कॉमन पॉइंट से कनेक्टेड हो, तो हम उन्हें कहते हैं कि वो पैरेलल हैं। कॉमन पॉइंट का मतलब क्या होता है, अब देखिए कि ये जो सर्किट है आपका, यहाँ पर है एक पॉइंट। ठीक है, इस रजिस्टर का ये वाला एंड इस पॉइंट से कनेक्टेड है, इस रजिस्टर का ये एंड इस पॉइंट से कनेक्टेड है, इस रजिस्टर का भी ये एंड एक इस कॉमन पॉइंट, मान लीजिए कि ये ए है, इससे कनेक्टेड है। सिमिलरली अगर हम इस पॉइंट की बात करें तो इसके तीनों ही रजिस्टर्स के दूसरे वाले एंड्स इस बी पॉइंट से कनेक्टेड है। इसका मतलब कि ये सभी कैसे हैं आपस में, इसका मतलब ये सभी एक दूसरे के साथ पैरेलली कनेक्टेड हैं। अब चलिए हम देख लेते हैं इसमें करंट और वोल्टेज का फ्लो। अभी हमने रजिस्टर्स को कनेक्ट कर दिया, इस तरह से हमने इनमें कनेक्शन किया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर लगा दिया एक बैटरी। जैसे ही हमने पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड किया तो क्या फ्लो होगा, करंट फ्लो होगा, ये फ्लो होने लगा करंट। अब भाई करंट क्या है, तो करंट मतलब कि फ्लो, तो चाहे पानी का फ्लो हो चाहे करंट का फ्लो हो, सभी अगर उन्हें जितने ज़्यादा पाथ मिलते हैं वो डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ से करंट आया तो अब करंट क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट, उसे 3 पाथ दिख रहे हैं, तो कुछ करंट यहाँ चला जाएगा, कुछ करंट यहाँ चला जाएगा और कुछ करंट यहाँ चला जाएगा। ठीक है, क्योंकि उसे 3 पाथ दिख रहे हैं। जैसे पानी है, पानी एक जगह से फोर्स से आ रहा है, ठीक है, एक मोटे पाइप से। अब आपने उस पाइप को 3 पाइप्स में डिवाइड कर दिया, 1 2 3। ठीक है, इस तरह से आपने जॉइंट लगा दिया, एक यहाँ और एक यहाँ, तो पानी का फ्लो कहाँ कहाँ होगा, तीनों डायरेक्शन में होता है। उसी तरीके से चार्जेस का भी केस है, अगर उसको फ्लो मिलेगा, अगर उसे पाथ मिलेगा तो वो सारे ही पाथ में फ्लो करना शुरू कर देगा। तो यहाँ भी गया, यहाँ भी गया और यहाँ भी। ठीक है, तो इसका मतलब कि अगर रजिस्टर्स पैरेलल में है तो उनके अक्रॉस करंट की वैल्यू अलग अलग होती है। मतलब कि पैरेलल में रजिस्टर्स में सेम करंट फ्लो नहीं होता, तीनों ही रजिस्टर्स में करंट की वैल्यू अलग अलग होगी। यहाँ पे I1 है, यहाँ I2 है और यहाँ I3। अब देख लेते हैं वोल्टेज का क्या केस होता है। तो अगर आपने जितना वोल्टेज यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया तो पोटेंशियल क्या होता है, 2 पॉइंट के बीच में डिफरेंस। तो अगर एक पॉइंट में यहाँ देखूं और एक पॉइंट में यहाँ देखूं तो यहाँ पर भी वही पोटेंशियल डिफरेंस होगा जो कि आपने यहाँ अप्लाई किया है। ठीक है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं होगा। अगर यहाँ दोनों पॉइंट पर पोटेंशियल इसके बराबर है, दैट मीन्स कि यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पे और यहाँ पर सभी जगह कितना पोटेंशियल होगा, V। ठीक है, कितना पोटेंशियल होगा इस टोटल पूरे सर्किट में, V। ओके, कोई भी पोटेंशियल यहाँ पर डिवाइड नहीं होगा। तो ये समझ गए बच्चों कि पैरेलल के केस में करंट डिवाइड होता है बट पोटेंशियल कैसा रहेगा, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट आर सेम। तो यहाँ पर उसी कॉन्सेप्ट की वजह से तीनों रजिस्टर्स के अक्रॉस पोटेंशियल सेम रहेगा। ठीक है, सो रजिस्टर्स आर सेड टू बी कनेक्टेड इन पैरेलल व्हेन identical potential difference exists across all of them, that is potential drop across each resistor is same। अगर तीनों ही रजिस्टर्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है, इसका मतलब इनके अक्रॉस वोल्टेज की वैल्यू कैसी, ये सभी कैसे हैं, ये सभी पैरेलल में है। क्लियर है, यहाँ से I1 R1 अगर मैं देखिए, अगर मैं मान लूँ कि टोटल वोल्टेज है V इक्वल्स टू V1
प्लस V2 प्लस V3। तो ये केस किस में देखा था हमने, यहाँ पर, लेकिन V1 V2 V3 कुछ भी नहीं है, यहाँ सब कुछ सेम है। तो हम इस कॉन्सेप्ट को ना लेकर के अब कौन सा कॉन्सेप्ट लेंगे, I इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस I3। ठीक है, अब I क्या होता है, V बाय R, मतलब कि टोटल करंट कितना फ्लो कर रहा है इसमें, V बाय R, जो कि 3 पार्ट में डिवाइडेड है, I1 I2 I3। अब अपन यहाँ से I1 की वैल्यू निकाल लेते हैं। अब देखिए, अगर वोल्टेज है V तो इस I1 की वैल्यू क्या होगी, इस I1 की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है, अगर V टोटल वोल्टेज है, अप्लाइड वोल्टेज है V, तो I1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, V अपॉन R1। ठीक है, I2 इक्वल्स टू क्या होगा, V अपॉन R2, और R3 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, V अपॉन R3। ये क्या हो गया, I इक्वल्स टू, ठीक है, अब I और यहाँ से मैंने V कॉमन ले लिया, तो ये क्या हो गया, V R1 प्लस V अपॉन V प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। क्लियर है, ये 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 क्या होता है, तो 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 होता है 1 अपॉन REQ। ठीक है, सॉरी, ये REQ होता है। ठीक है, ये क्या होगा आपका, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस या फिर इफेक्टिव रेजिस्टेंस। क्लियर है, इसको इस तरह से आप देख सकते हैं। ठीक है, सो हमने यहाँ पर डेरिवेशन जो किया था उसको और सिंप्लीफाई तरीके से आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कि आपका जो R इफेक्टिव है वो कितना हो जाएगा, 1 अपॉन REQ, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 इज 1 अपॉन REQ। अब वहाँ पे मैंने क्या लिखा था आपका, REQ। ठीक है, 1 अपॉन REQ इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। तो अगर रजिस्टर्स आपस में पैरेलल में है तो वो किस तरह से कनेक्टेड हैं, वो किस तरह से आप ऐड करोगे, तो उसका जो टोटल रेजिस्टेंस है वो होगा 1 अपॉन REQ इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। ठीक है, आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक है, REQ को अगर ऊपर ले लेंगे तो बस ये रिवर्स हो जाएगा। तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या मिली हमें पैरेलल सर्किट्स के साथ, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रजिस्टर इज सेम, the reciprocal of effective resistance is equals to the sum of the reciprocal of the individual resistance, the current in the circuit is I equals to I1 plus I2 plus I3, the effective resistance is less than the least resistance in the circuit। अब यहाँ पे जो सबसे छोटा रेजिस्टेंस होगा उससे भी छोटी वैल्यू किसकी आएगी, इफेक्टिव रेजिस्टेंस की या फिर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की। ठीक है, तो पैरेलल सर्किट की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, पहली चीज़ तो करंट की वैल्यू सेम नहीं होती, वोल्टेज की वैल्यू सेम होती है। इफेक्टिव रेजिस्टेंस अगर निकालना है तो वो होता है 1 अपॉन REQ इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। ठीक है, अगर दो रजिस्टर्स आपस में पैरेलल में है तो, और साथ ही साथ जो टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो सबसे छोटे रेजिस्टेंस से भी छोटी आती है। ये बात आपको याद रखनी है। क्लियर है, अब नेक्स्ट इज फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स। अब किसी भी कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है, अब किसी कंडक्टर का रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, किसी का कम होगा, एक जैसा तो सबका नहीं होगा, तो ये किस बात पे डिपेंड करता है, पहली चीज़ तो कौन से टाइप का मेटल है, दूसरा पॉइंट, ठीक है, अगर एक ही टाइप का मेटल है और उसमें भी रेजिस्टेंस में वेरिएशन आ रहे हैं तो किस वजह से। तो रेजिस्टेंस जो है किसी भी चीज़ का कंडक्टर की लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, जितनी लेंथ होगी उतना रेजिस्टेंस होगा, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अगर उसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आप निकालें तो उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो डायरेक्टली द रेजिस्टेंस आर ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स ऑन, किस किस चीज़ पर डिपेंड करता है, पहली चीज़ लेंथ, ठीक है, दैट इज इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ, है ना, जितनी ज्यादा लेंथ उतना ज्यादा रेजिस्टेंस। नेक्स्ट इज इनवर्सली ऑन इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए, दैट इज आर इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाय ए। ठीक है, आर किसके प्रोपोर्शनल होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के, तो आर इक्वल्स टू 1 बाय ए। अब क्योंकि आर एल के प्रोपोर्शनल है और आर 1 अपॉन ए के भी प्रोपोर्शनल है, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, आर प्रोपोर्शनल एल बाय ए। हम इसे स्मॉल ए से या कैपिटल ए से भी डिनोट कर सकते हैं। अगर मैं
इस प्रोपोर्शनल के साइन को हटाऊं तो यहाँ पर मुझे एक कांस्टेंट मिलता है रो, जिसको हम बोलते हैं प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। ठीक है, ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट क्या होती है? प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट इज रेजिस्टिविटी ऑफ अ कंडक्टर। रो क्या है? रेजिस्टिविटी ऑफ अ कंडक्टर। अब रेजिस्टिविटी क्या होती है? तो इट इज डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय अ क्यूब ऑफ अ मटेरियल ऑफ अ साइड 1 मीटर व्हेन करंट फ्लोज परपेंडिकुलर टू इट्स अपोजिट फेसेस। ठीक है, अब भाई इसको क्या समझ सकते हो कि द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय अ कंडक्टर, ठीक है, इन अ यूनिट वॉल्यूम, क्लियर है, उसे आप क्या कहेंगे? उसे आप रेजिस्टिविटी कहेंगे। या फिर इसको और डीप में अपन एक्सप्लेन करें तो इट इज डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय अ क्यूब ऑफ अ मटेरियल ऑफ साइड 1 मीटर, जिसकी साइड कितनी है? 1 मीटर है, व्हेन करंट फ्लोज परपेंडिकुलर टू इट्स अपोजिट फेसेस। ठीक है, सिंपल सी बात है, वहां पर एरिया की, यहाँ पर वॉल्यूम की बात की जा रही है। रो इक्वल्स टू क्या होता है? तो हम इसी फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, क्योंकि R इक्वल्स टू रो L बाय ए होता है। तो अगर मैं R इंटू ए कर दूँ इसे और डिवाइडेड बाय L कर दूँ तो मुझे रो की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी। क्लियर है? चल, तो नेक्स्ट क्वेश्चन एक है यहाँ पर, क्या क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। अब देखिए, बहुत आसान सा सवाल है, एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है कि हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉ from a 220 volt source if the resistance of the bulb filament is 1200 ohm। अब देखिए क्वेश्चन का सॉल्यूशन यहाँ पर लिखा हुआ है, बहुत आसान सा सवाल है, क्योंकि आपको क्या दिया हुआ है, एक बल्ब जो है वो कितना वोल्ट उसका वोल्टेज है, इसमें हाउ मच करंट विल बी एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉ फ्रॉम अ 220 वोल्ट सोर्स। ठीक है, मतलब कि बल्ब के अक्रॉस हमने जो सोर्स लगाया हुआ है, जो कनेक्टेड उसमें सोर्स है जहाँ से वोल्टेज उसे मिल रहा है, वो कितना है? 220 वोल्ट है, मतलब कि वोल्टेज की वैल्यू 220 वोल्ट है। इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब इज 1200 ओम, अगर उसका रेजिस्टेंस 1200 वोल्ट है तो आपको क्या बताना है कि उसमें कितना करंट उसमें रिक्वायर्ड होगा, कितना करंट वो ड्रॉ करेगी। ठीक है, तो अब देखिए, वी नो दैट V इक्वल्स टू क्या होता है? I इंटू आर। यहाँ पे हमें R की वैल्यू पता है, V की वैल्यू पता है। ठीक, तो V अपॉन I करके हम V अपॉन R करके हम I की वैल्यू निकाल सकते हैं। V कितना है? 220, रेजिस्टेंस कितना है? 1200 इक्वल्स टू I। तो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो क्या वैल्यू आ जाएगी आपकी? 0.8, और करंट हमने निकाला है क्योंकि वोल्ट अपॉन ओम क्या हो जाएगा आपका? एम्पियर। तो ये हो गया आपका 0.18 एम्पियर्स। क्लियर है? नेक्स्ट इज हाउ मच करंट विल बी एन इलेक्ट्रिक हीटर कॉइल ड्रॉ। अब इलेक्ट्रिक हीटर की कॉइल में कितना करंट प्रोड्यूस होगा अगर हमने 220 वोल्ट सोर्स उस पर दिया हुआ, मतलब 220 वोल्ट वोल्टेज लगाया हुआ है, एंड इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द हीटर कॉइल इज 100 ओम, और अगर रेजिस्टेंस हीटर का कितना है? 100 ओम है, तो फिर कितना इसमें प्रोड्यूस होगा। तो अब देखिए, अगेन आपको क्या क्या दिया हुआ है? V की वैल्यू दी हुई है 220, और रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है आपको? 100 ओम दिया हुआ है। तो इसको कैंसिल कर लेंगे, ये कितना वैल्यू आ जाएगी आपकी? 2.2 एम्पियर। क्लियर है? नेक्स्ट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर इज 60 वोल्ट। अब एक इलेक्ट्रिक हीटर है, उसके मान लीजिए कि आपका ये इलेक्ट्रिक हीटर है, ठीक है, जिसमें कितना आपने उसमें वोल्टेज दिया हुआ है? 60 वोल्ट। ठीक है, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल ऑफ द इलेक्ट्रिक हीटर, ये हीटर है, इज 60 वोल्ट व्हेन इट ड्रॉज अ करंट ऑफ 4 ampere from the source. What current will the heater draw if the potential difference is increased to 120 volt? अब देखिए, पहली बात तो हमें क्या पता होना पड़ेगा, दूसरा क्वेश्चन देखिए, what current, मतलब दूसरे में आपको करंट निकालना है। अब देखिए, रेजिस्टेंस जो मटेरियल का सेम ही रहेगा क्योंकि हम उसमें कोई चेंजेस नहीं किए, तो पहली वाली जो केस है इसकी मदद से आप क्या निकाल लोगे? रेजिस्टेंस निकाल लोगे। तो हमें क्या क्या दिया हुआ था? पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है 60 वोल्ट, करंट दिया है 4 एम्पियर। हम इसकी हेल्प से क्या निकाल लेंगे? रेजिस्टेंस कितना आया? 15 ओम आ गया। अब दूसरे केस में क्या फाइंड आउट करना था आपको? करंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब रेजिस्टेंस तो सेम ही रहेगा, भले ही आपने वोल्टेज इंक्रीज कर दिया, वोल्टेज इंक्रीज करेंगे तो करंट की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। अब वोल्टेज आपने दिया 120 वोल्ट और रेजिस्टेंस कितना है? 15 ओम, तो 120 अपॉन 15 दैट इज 8 एम्पियर करंट जो है ये दूसरे केस में बड़े आपको मिल जाएगा। जब आपका वोल्टेज आपने कितना कर दिया है? 120, पहले कितना था? 60 वोल्ट था, अब आपने वोल्टेज को इंक्रीज कर दिया तो कितना बना दिया उसे? 120। तो अब नए वोल्टेज की वैल्यू कितनी हो गई है? 120 वोल्ट हो गई है, पर रेजिस्टेंस की वैल्यू कैसी होगी? वो तो सेम ही रहेगी। तो इसलिए हमने पहले केस से रेजिस्टेंस निकाल लिया था और दूसरे केस से हमें क्या मिल गया? करंट की वैल्यू हमने इसलिए इजीली निकाल ली।
अब आ जाते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। अब देखिए कि आप कहीं किसी भी तरीके के इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस पे काम करते होंगे, आपको एक हल्का सा मटेरियल कैसा लगता है, जैसे बल्ब ही है, जलता जलता आपको गर्म महसूस होने लगता है। उसी तरीके से जब आपका मोबाइल फ़ोन है वो भी आपको हीट देता है, थोड़ी देर में गर्म होने लगता है। तो ये गर्म क्या है? बेसिकली ये है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी जो है वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो किस में कन्वर्ट होती है? डिस्ट्रॉय। अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो वेस्ट हो रही है, मतलब कि उसका यूज हो रहा है। अब यूज हो रहा है मतलब क्या? कुछ तो निकल रहा होगा। तो क्या निकल रहा है? हीट निकल रही है। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कुछ अमाउंट जो है वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। तो हीट का लॉ क्या कहता है? जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या कहता है? इट स्टेट्स दैट द हीट प्रोड्यूस्ड इन अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द कंडक्टर current I through it, the proportional to its resistance, and the time t for which current is passed. Mathematically it is expressed as h equals to I square r into t. अब मतलब क्या हुआ कि कोई कंडक्टर, अब कोई भी कंडक्टर हो उसमें हीट प्रोड्यूस होती ही होती है, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रिकल एनर्जी है तो एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती है। अब कितना दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होगी, कितना हीट प्रोड्यूस होगी, ये किस चीज़ पर डिपेंड करेगा? पहला तो स्क्वायर ऑफ द करंट, किसके बराबर होता है ये? स्क्वायर ऑफ द करंट के, दूसरा रेजिस्टेंस के, और तीसरा कि कितने टाइम के लिए। अब जैसे कि मान लीजिए कि मैंने बल्ब को ऑन किया और थोड़ी देर में मैंने उसे बंद कर दिया, तो क्या वो इतना गर्म होगा? नहीं। वहीं अगर मैं दिन भर एक बल्ब को ऑन करके छोड़ देती हूँ तो वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। मतलब क्या कि टाइम के अकॉर्डिंग भी हीट प्रोड्यूस हो रही है। दूसरी चीज़ कि जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा किसी भी कंडक्टर में, जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा उतनी ही ज़्यादा हीट उसमें प्रोड्यूस होगी। और तीसरी चीज़ कि करंट जितना उसमें फ्लो करता है उसका अगर स्क्वायर कर दिया जाए उसके अमाउंट के बराबर ही हमारी हीट जो है वो प्रोड्यूस होती है। अगर मैं इन सबको देख लूँ, अगर सारे के सारे प्रोपोर्शनल है तो हम इसे किस तरह से लिख सकते हैं? H इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर इंटू टी। दैट मीन्स हीट किस किस पर डिपेंड करती है? करंट के स्क्वायर पर, रेजिस्टेंस पर एंड टाइम पर। अब यहाँ एक क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक आयरन कंज्यूम्स एनर्जी एट अ रेट ऑफ 840 वॉट व्हेन हीटिंग is at maximum rate and 360 watt when the heating is at minimum। मतलब कि एक इलेक्ट्रिक आयरन है जो कि जब बहुत ज़्यादा गर्म हो जा रहा है तो 840 वाट की एनर्जी यूज़ कर रहा है, बल्कि जब वो थोड़ा कम हीट अप होता है, थोड़े मिनिमम हीटिंग उसमें होती है, तो 360 वाट की वो एनर्जी यूज़ करती है। अब द वोल्टेज इज 220 वोल्ट। अब वोल्टेज तो सेम ही रहेगा 220 वोल्ट। व्हाट आर द करंट एंड द रेजिस्टेंस इन ईच केसेस। अब आपको दोनों ही केसेस में करंट और रेजिस्टेंस निकालना है। अब देखिए कि अगर हम हीट का फॉर्मूला यूज़ करें आई स्क्वायर आर इंटू टी। अब इस फॉर्मूले में हमारे पास दो अननोन वैल्यूज़ हैं, एक तो आई भी अननोन है, आर भी अननोन है, तो कैसे निकालें? तो हम यहाँ पर यूज़ करेंगे किसका? यहाँ पर हम यूज़ करेंगे पावर का फॉर्मूला विच इज़ पी इक्वल्स टू वी इंटू आई, ठीक है, क्योंकि पावर क्या है आपकी, एनर्जी तो सेम ही रहती है। तो पावर यहाँ पर आपके दोनों ही केसेस में आपको दी हुई है, कितनी है? यहाँ पर आपको एक केस में दी हुई है 840 और वोल्टेज कितना दिया हुआ है? 220। अगर मैं केस 1 की बात करूँ तो 220 वोल्ट हो जाएगा इंटू आई। हम इसको नीचे ले आते हैं तो 840 अपॉन 220 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? आपका करंट की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। अब रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होना चाहिए? दोनों ही केसेस में सेम होगी, ठीक, क्योंकि रेजिस्टेंस तो आपका जो हीटर है उसका सेम ही रहेगा, ठीक है। तो पहले तो हम इसको सॉल्व कर लें तो क्या हो जाएगा? तो इसको देखिए, सॉल्यूशन अपन डायरेक्टली देख लेते हैं इसका। तो इसका जो वैल्यू निकलेगा वो कितना आएगा? 3.82 एम्पियर, ठीक है। कितना आएगा वैल्यू? 3.82 एम्पियर। अब अगर मैं इसका रेजिस्टेंस निकालूं तो रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे? R इक्वल्स टू V अपॉन I होता है, ठीक है। अब V की वैल्यू कितनी दी हुई है अपने को? 220 वोल्ट, ठीक है। और I की वैल्यू हमने कितनी निकाली अभी, इसको कैलकुलेट किया तो 3.82, ठीक है, 3.82। तो आपके रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी आ जाएगी? रेजिस्टेंस आ जाएगा 57.60, ठीक है। अब दूसरा केस क्या था कि जब हमने मिनिमम हीटिंग पर रखा तो आपके करंट की वैल्यू कितनी है? 1.64। और अगर रेजिस्टेंस इस टाइम पर देखा जाए तो कितना ऑफर किया इसने रेजिस्टेंस, कितना रेजिस्टेंस यूज हुआ है? तो ये कितना हो जाएगा? 134.15 ओम। अब देखिए यहाँ पर दो केसेस हैं, ठीक है। रेजिस्टेंस इसका जितना भी हो, लेकिन जब मैक्सिमम हीटिंग है और जब मिनिमम हीटिंग है, इसका मतलब क्या कि
अब हीटिंग अलग अलग कैसे हो रही है, रेजिस्टेंस तो एक ही है। इसका मतलब ये है कि जितनी देर के लिए हमने उसको ऑन करके रखा था, जितनी देर तक आपने ऑन किया तो क्या हो गया, हीटिंग बढ़ गई। या फिर आप देखते हो कि आपके पास जो आयरन है वो इस तरह से भी होता है कि आप उसकी हीटिंग को एडजस्ट कर सकते हो। जैसे कि अगर आपको कॉटन के कपड़े प्रेस करने तो आप ज़्यादा उसको ज़्यादा पॉइंट पर रखते हो तो ज़्यादा गर्म हो जाता है, लेकिन वही अगर आपको सिल्क या वूलन कपड़े प्रेस करने होते हैं तो आप कम हीटिंग रखते हो। तो ऐसा कैसे रख पाते हैं, क्योंकि वहाँ पर रेजिस्टेंस की वैल्यू जो होती है वो वेरिएबल होती है। तो जब आपकी हीटिंग ज़्यादा चाहिए है तो आपको क्या करना पड़ेगा, अकॉर्डिंग टू हीट, अभी अपने जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग देखा कि जितनी ज़्यादा हीटिंग चाहिए उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस कर दो। तो आपने जब उसको बढ़ाया, दैट मीन्स कि आपने क्या किया, रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ा दी। तो रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 57.60, ठीक है, पहले केस में। अब उसके बाद दूसरी चीज़, आपको मिनिमम हीटिंग चाहिए थी तो आपने क्या किया, फिर दूसरे रेजिस्टेंस की वैल्यू देख ली। इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब है 100 जूल ऑफ हीट इज प्रोड्यूस्ड ईच सेकंड इन अ 4 ओम रजिस्टर, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रजिस्टर। अब यहाँ पर आपको क्या दिया हुआ है, हीट दी हुई है 100 जूल, रेजिस्टेंस की वैल्यू दी हुई है 4 ओम, और आपको यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है रजिस्टर के अक्रॉस, ठीक है। अब देखिए H इक्वल्स टू क्या होता है, I²R, ठीक है, इन ईच सेकेंड, मतलब T की वैल्यू कितनी दी हुई है आपको यहाँ पर, 1 सेकेंड। अब यहाँ से आपको क्या निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस, लेकिन पहले हमें पोटेंशियल निकालने के लिए क्या चाहिए रहेगा, करंट की वैल्यू चाहिए है। तो आपने यहाँ पर रख दिया 100 जूल इक्वल्स टू I² इंटू 4 ओम, ठीक है। टी की जगह 1 रख दिया है, ये हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाय 4, ये क्या हो जाएगी आपकी I की वैल्यू हो जाएगी। अब इसको अपन फर्दर सॉल्व कर ले, ठीक है, या फिर इसको I² ही रहने दे, है ना। अब बारी आती है आपके वोल्टेज की, तो V इक्वल्स टू क्या होता है, I/R, V इक्वल्स टू IR होता है, ठीक है। तो V की वैल्यू आपको निकालनी है, I की वैल्यू कितनी है, 100/4, लेकिन ये 100/4 ऐसे नहीं है, आपको क्या करना पड़ेगा, इसका स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा। ये स्क्वायर रूट कर दिया, ठीक है, इनटू R कितना है, 4 ओम, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2, ठीक है, क्या वैल्यू आएगी आपकी, ये 5 इंटू 4, ठीक है, कितना आ गया, 20 वोल्ट्स। क्लियर है, चलिए अब इसको देख लेते हैं। ये तो हमने इसको सॉल्व कर लिया, यहाँ पर आपकी 20 वोल्ट वैल्यू आ गई है। क्लियर है, काफ़ी आसान सा सवाल है, आप इसको पहले भी स्क्वायर रूट ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं, बाद में मैंने ले लिया। इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो भाई ये तो हीटिंग पर बेस थे। अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होती है, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या है, इट इज़ द टोटल वर्क डन टू मेंटेन द इलेक्ट्रिकल करंट इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट फॉर अ गिवन टाइम। मतलब कि जितना भी वर्क किया गया है किसी पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में ताकि किसी सर्किट में इलेक्ट्रिकल करंट मेंटेन रहे, उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। किसी सर्किट में एनर्जी है मतलब कि उसमें पूरा काम किया जा रहा है, वोल्टेज के द्वारा करंट प्रोड्यूस हो रहा है, जिससे V इंटू आपको क्या मिल रहा है, V इक्वल्स टू IR मिल रहा है, जिससे पावर प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है। तो पूरा वर्क डन जिसके कारण आपका एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में आप किसी सर्किट में करंट को मेंटेन करते हो, उसे हम क्या कहते हैं, उसकी इलेक्ट्रिक एनर्जी कहते हैं। द बेसिक यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज जूल या फिर वॉट सेकेंड। क्या होती है इसकी यूनिट, वॉट सेकेंड भी हो सकती है। नेक्स्ट इज द इलेक्ट्रिकल एनर्जी सेड टू बी 1 जूल व्हेन 1 एम्पियर करंट फ्लोज थ्रू द सर्किट फॉर अ सेकेंड व्हेन द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट इज अप्लाइड अक्रॉस इट, ठीक है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को आप क्या कह सकते हो, 1 जूल कह सकते हो। कब कह सकते हो, जब 1 वोल्ट का आपने वोल्टेज अप्लाई किया हो जिसके कारण 1 एम्पियर करंट इसमें फ्लो कर रहा हो। Electric power. So electrical power is the rate at which the electrical energy is consumed by the appliances. अभी हमने electrical energy देखा। electrical energy क्या होता है, total work done in maintaining an electric current in electric circuit। मतलब किसी electric circuit में जो total work done होता है जिसके कारण electric current maintain हो, ठीक है। बेसिकली जो पावर का आप यूज़ कर रहे हो वो उसकी एनर्जी है कि आपने, जैसे आप किसी चीज़ को खाते हो, ठीक है, तो आपको एनर्जी मिलती है। उसी तरीके से वो जितनी पावर का कंजम्पशन कर रहा है वो क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जिससे उसको एनर्जी मिले। अब वो एनर्जी मिलेगी तो क्या होगा, करंट मेंटेन होगा, करंट का फ्लो चलता रहेगा, तो उससे अपन इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहते हैं। वही पावर क्या होती है, तो पावर इज द रेट एट विच द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कंज्यूम, मतलब किस रेट पर
कोई चीज किसी इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कंजम्पशन कर रही है, रेट, किस रेट पर कितना कर रही है, उसे अपन उसे उसकी पावर कहते हैं। जैसे आप समझ सकते हैं एक छोटा सा अप्लायंस है, उसकी पावर कम होती है, वहीं बड़े अप्लायंसेस की पावर ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि वो पावर का कंजम्पशन कम करेगा। जैसे छोटा बच्चा है वो कम खाता है, बड़े बच्चे ज़्यादा खाते हैं, तो छोटे अप्लायंसेस को कम पावर की रिक्वायरमेंट होती है क्योंकि वो कम एनर्जी का यूज़ करते हैं। वहीं ज़्यादा बड़े जो अप्लायंसेस होते हैं उन्हें ज़्यादा पावर की ज़रूरत होती है क्योंकि वो ज़्यादा एनर्जी यूज़ करेंगे। तो द रेट एट विच द एनर्जी इज कंज्यूम्ड बाय द अप्लायंस इज नोन एज द इलेक्ट्रिकल पावर। और इलेक्ट्रिकल पावर को आप कैसे निकालेंगे? वोल्टेज इंटू करंट से भी निकाल सकते हैं कि कितना वोल्टेज और आपने उसमें करंट दिया, या फिर अपन इसको अगर V की जगह I इंटू R अगर मैं लिख दूं तो ये क्या हो जाएगा, I स्क्वायर R भी आप लिख सकते हैं। या फिर अगर मैं I की जगह V बाय R लिखूं तो पावर क्या हो सकती है, V स्क्वायर बाय R भी हो सकती है। क्लियर है? चलिए, तो यहाँ से आप पावर आई होप समझ गए हैं। अब इसकी यूनिट क्या होती है, वॉट। वॉट इज द SI यूनिट ऑफ द पावर? The power of the appliance is 1 watt if the 1 ampere current flows through it on applying the potential difference of 1 volt. अब we know that कि P equals to क्या होता है, V into I। तो अगर 1 वोल्ट की पावर है दैट मीन्स कि उसमें कितना करंट फ्लो कर रहा है, 1 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है, और हमने कितना वोल्टेज अप्लाई किया है, 1 वोल्ट ही उसमें आपने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया हुआ है। ठीक है, सो 1 वोल्ट इक्वल्स टू क्या हो सकता है, 1 जूल अपॉन 1 सेकेंड। ठीक है, 1 जूल अपॉन 1 सेकेंड कैसे, क्योंकि P इक्वल्स टू W बाय T भी होता है। ठीक है, द रेट एट विच द पावर इज कंज्यूम्ड बाय द अप्लायंस, द रेट एट विच पावर इज कंज्यूम्ड, तो ये क्या हो जाएगा, P इक्वल्स टू जूल अपॉन T। ठीक है, क्योंकि पावर एनर्जी के केस में आप क्या लेते हो, उसकी यूनिट जूल लेते हो, तो यहाँ पर एनर्जी का कंजम्पशन है, तो इसलिए एनर्जी किस रेट पर कंज्यूम की जा रही है, तो J बाय T हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, तो जूल अपॉन सेकेंड्स भी इसकी यूनिट हो सकती है। साथ ही साथ P इक्वल्स टू क्या होता है, V इंटू आई, तो हम इसको वोल्ट इंटू एम्पियर भी इसकी यूनिट बोल सकते हैं। ठीक है, अब 1 वॉट इक्वल्स टू 1 जूल अपॉन 1 सेकेंड, या फिर सेकेंड की सेकेंड इनवर्स ले सकते हैं। ठीक है, अब अगर किलो वॉट की बात की जाए तो किलो की जगह आप क्या लिख सकते हो, अगर 1 किलो वॉट लिखा हुआ है और अगर आप उसको वॉट में कन्वर्ट करना चाहो तो आप कैसे करोगे, तो इसको आप 1000 वॉट लिख देंगे, किलो की जगह 1000 लिख दीजिए। ठीक है, ये सारी चीज़ें इसलिए ताकि आप जब न्यूमेरिकल सॉल्व करें और आपको किलो वॉट में अगर पावर दी हुई है तो आप उसे वॉट में कैसे करेंगे। अब देखिए एग्जाम्पल है पहला, एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज कनेक्टेड टू अ 220 वोल्ट जनरेटर। एक इलेक्ट्रिक बल्ब है जो कि 220 वोल्ट के जनरेटर से कनेक्टेड है। द करेंट इज 0.5 एम्पियर। व्हाट इज द पावर ऑफ बल्ब? अब यहाँ पे आपको बल्ब की पावर निकालनी है। अब देखिए, वी नो दैट P इक्वल्स टू V इंटू आई। क्योंकि हमने V इंटू आई क्यों लिया, क्योंकि हमें वोल्टेज दिया हुआ है और करंट दिया हुआ है। अब यहाँ पे मैं 220 वोल्ट इंटू 0.5 कर दूँ तो मेरे पास सॉल्यूशन आ जाएगा। ये पॉइंट हटाया तो ये हो गया 10। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 5 2 से 10, 110 वॉट। ठीक है, पावर आपकी इतनी आ जाएगी। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट, ऑन व्हाट फैक्टर डज द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर डिपेंड? अब किस फैक्टर पर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है? वी नो दैट R इक्वल्स टू रो L बाय A। रेजिस्टेंस जो है वो किसी भी चीज़ की लेंथ पर और उसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर डिपेंड करता है। द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर डिपेंड्स ऑन द रेजिस्टिविटी, length and cross sectional area of the conductor which is given by rho L by A. It also depends on the other physical factors like temperature etc. The SI unit is ohm. देखिए बेसिकली क्या है कि आपसे यहाँ पर हमने R भी लिखा हुआ है, रेजिस्टिविटी R L by A। ठीक है, तो किस किस चीज़ पर डिपेंड करेगा? रेजिस्टिविटी पर, कंडक्टर की लेंथ पर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर, साथ ही साथ कंडक्टर की फिजिकल स्टेट पर भी डिपेंड करेगा। फिजिकल स्टेट क्या क्या होती है? टेम्परेचर हो गई, लेंथ हो गई, ये सारी चीज़ों पर भी आपका रेजिस्टेंस जो है वो डिपेंड करता है। नेक्स्ट, विल करंट फ्लो फ्रॉम इजीली थ्रू अ थिक वायर और अ थिन वायर ऑफ द सेम मटेरियल व्हेन कनेक्टेड टू द सेम सोर्स? व्हाई? देखिए, अब देखिए हमने एक सोर्स लिया जिसमें एक मोटा वायर था और एक पतला वायर था। किस में से करंट इजीली फ्लो करेगा? तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जिसका ज़्यादा होगा उसमें ज़्यादा करंट फ्लो करेगा क्योंकि उसका रेजिस्टेंस कम होगा। क्यों? बिकॉज वी नो दैट
R इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अगर थिकनेस की और थिननेस की बात की जाए, लेंथ की बात नहीं की जाए, किसी भी चीज़ कोई चीज़ कितनी थिक या थिन है, उस केस में हम उसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की बात करते हैं। तो इस केस में एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से रेजिस्टेंस कैसा होता है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब जितना ज़्यादा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा उतना कम रेजिस्टेंस होगा, जितना कम रेजिस्टेंस होगा उतना ज़्यादा करंट फ्लो करेगा। तो यहाँ पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्योंकि थिक वायर का ज़्यादा होगा, इसका मतलब रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, इसी कारण से इसमें करंट ज़्यादा आसानी से फ्लो करेगा। ओके, सो करंट विल फ्लो मोर इजीली through a thick wire because the resistance is inversely proportional to the area of cross section of the wire, which means that when the area of cross section of the wire increases, the resistance decreases और vice versa। ठीक है, क्योंकि resistance जितना कम होता है उतना ज़्यादा करंट फ्लो करेगा। Why are coils of the electric toaster and the electrical iron made of an alloy rather than a pure metal? Alloy क्या होता है? मिक्स होता है। ठीक है, दो चीज़ों का आपने मिक्स करके alloy बना दिया। अब जब अलॉय का यूज़ करते हो तो फिर आप मतलब ज़्यादातर जो कॉइल्स होती हैं इलेक्ट्रिकल टोस्टर की वो डायरेक्टली कॉपर की नहीं होती है। आप देखते हो कि वो अलॉय होता है, मेटल नहीं होता डायरेक्ट। तो ऐसा क्यों? इसीलिए क्योंकि अलॉय का रेजिस्टेंस कैसा होता है? ज़्यादा होता है। ज़्यादा रेजिस्टेंस का यूज़ क्यों कर रहे हैं हम यहाँ पर? क्योंकि जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा आयरन के केस में या टोस्टर के केस में, जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा उतना ज़्यादा जो हीट एनर्जी है वो प्रोड्यूस होगी, क्योंकि वहाँ पर रेजिस्टेंस है। ज़्यादा रेजिस्टेंस होने की वजह से ज़्यादा अपोज होगा करंट का। अब करंट का अपोज हो रहा है तो वो करंट का कंजम्पशन हो रहा है। तो कंजम्पशन किस फॉर्म में हो रहा है? हीट के फॉर्म में। वहाँ हीट प्रोड्यूस हो रही है और हमें इसमें ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करनी होती है। इसलिए एन इलेक्ट्रिक टोस्टर एंड आयरन कॉइल्स आर मेड ऑफ एन अलॉय rather than a pure metal because an alloy has a higher resistance than a pure metal, क्योंकि मेटल के कंपैरिजन में अलॉय का रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है। द अलॉय ऑल्सो डू नॉट मेल्ट इजीली एट अ हाई टेम्परेचर। और दूसरी चीज़ ये है, मेन चीज़ तो ये भी है कि भाई अगर आपने डायरेक्ट मेटल का यूज़ किया तो वो जल्दी से पिघलना चालू हो जाते हैं। ठीक है, उनका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो थोड़ा ज़्यादा कम होता है, जल्दी से मेल्ट हो जाते हैं। द अलॉय ऑल्सो डू नॉट मेल्ट, बट ये अलॉय जो है वो जल्दी मेल्ट नहीं होते चाहे हाई टेम्परेचर हो। क्लियर है बच्चों? चलिए, अब डिफरेंस बिटवीन एन अलॉय एंड मेटल भी एक छोटा सा अपन टॉपिक देख लेते हैं। तो अलॉय हैव द हाई रेजिस्टिविटी सो दे कैन जनरेट मोर हीट फॉर द सेम अमाउंट ऑफ करंट पासिंग थ्रू देम, क्योंकि भाई उसमें ज़्यादा रेजिस्टेंस है तो जितना करंट आप फ्लो करोगे उतना ज़्यादा ये क्या करेगा? हीट प्रोड्यूस करेगा। मेटल हैव लोअर रेजिस्टिविटी देन अलॉय, अब इसकी रेजिस्टिविटी कम होती है। मेटल हैव अ लोअर मेल्टिंग पॉइंट देन एन अलॉय, अब ये मेटल का मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, मतलब जल्दी मेल्ट हो जाएंगे। इसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होने का मतलब कि मेल्ट होने में बहुत टाइम है। मेल्टिंग पॉइंट कम होने का मतलब कि जल्दी से मेल्ट हो जाएगा। Alloy have a low temperature coefficient of a resistance and metal have a high temperature coefficient of resistance। ठीक है, टेम्परेचर कोफिशिएंट जो है वो जिसका ज़्यादा होता है वो उतना कम रेजिस्टेंस आपको मतलब देता है। मेटल हैव अ हाई टेम्परेचर कोफिशिएंट रेजिस्टेंस, मतलब कि इसमें टेम्परेचर ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। अलॉय के केस में क्योंकि टेम्परेचर रेजिस्टेंस कम होता है इसलिए क्या होगा? जल्दी से ये टेम्परेचर इसका बढ़ना शुरू हो जाएगा। इसके साथ हम खत्म करेंगे इलेक्ट्रिसिटी का ये वन शॉर्ट वीडियो। इस वीडियो के बाद आप मेरे ही इस वीडियो को फॉलो करें, आपको एक वीडियो और मिलेगा जिसमें हम इसके पूरे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। सारे न्यूमेरिकल सीरीज़ के पैरेलल के इन सारे कॉम्बिनेशन के न्यूमेरिकल हमने ऑलरेडी सॉल्व किए हुए हैं, उनका वीडियो भी ज़रूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में हमने पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझाया है। इस वीडियो को पूरा देख लीजिए, आपके एग्जाम में इन टॉपिक्स के बाहर कुछ भी नहीं आएगा। ऐसे ही सारे वीडियोस को देखने के लिए, बाकी सब्जेक्ट्स की तैयारी करने के लिए स्टेप अप एकेडमी को ज़रूर सब्सक्राइब करें। स्टेप अप एकेडमी एक ऐसा चैनल है जहां पर आपको सारे ही क्लासेस के ऑनलाइन लेक्चर्स तो मिलते ही हैं, साथ ही साथ हम यहाँ पे आपको ये सारी ही कोर्सेज करवाते हैं, साथ ही साथ बैंकिंग और बहुत सारे कोर्सेज़ की प्रिपरेशन भी करवाई जाती है, डिजिटल मार्केटिंग की ट्रेनिंग भी दी जाती है और बहुत सारे एनिमेशन से रिलेटेड कोर्सेज़ भी यहाँ पर करवाए जाते हैं। तो स्टेप अप एकेडमी को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ हमारी वेबसाइट जो कि है stepupacademy.ind.in इसे भी ज़रूर फॉलो करें। मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।